हाँ जी दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर हम आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया था। ठीक है, बेसिकली हमने कंसेप्ट पे ज़्यादा डिस्कशन किया था। आपके आईसीएम मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाए थे क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझाना था। तो लास्ट क्वेश्चन में एनपीवी और आईआरआर भी हमने पेंडिंग रखा था कि ये सोच के कि अगर कोई स्टूडेंट खुद से वापस से एक बार रिवीजन करना चाहता है वीडियो देख के या फिर रिवीजन नोट्स से। ठीक है, हमने समरी नोट्स तो वैसे लिखवा रखे हैं, लेकिन वाईटीएम और एनपीवी पे मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं लिखवाऊँगा। तो बेसिकली जो भी आपने जिस तरीके से भी रिवीजन किया वो लेक्चर देख लिया वो, ठीक है, और आपने कोई शॉर्ट में कहीं पे कुछ लिख रखा हो रफ वर्किंग में, तो वो सारी चीज़ें हैं आपने रिवीजन करके आए होगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम एनपीवी और हायर के जितने भी इलस्ट्रेशन वगैरह हैं कंप्लीट कर लेंगे और आगे भी फिर डिस्कशन बढ़ाएंगे अपनी। तो कहते हैं लास्ट लेक्चर में सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर को स्टार्ट किया था और यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर्मेट पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये कैश फ्लो है। ठीक है, बेसिकली बुक प्रॉफिट आपको निकालना होता है, कैश फ्लो निकालना होता है उसके लिए। तो मेन चीज़ आपको कैश फ्लो याद रखनी है। ठीक है, कैश फ्लो कैसे निकलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, तो बिल्कुल सेम है आपके पास में जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। ठीक है, लीवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस में इनकम स्टेटमेंट पढ़े वही सेम है। बस वहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ वगैरह की बात करते हैं, लीवरेज वगैरह है, तो वहाँ पे आपके पास में डिफरेंट तरीके से आपके पास में इंटरेस्ट वगैरह की बात होती है। तो बेसिकली वहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कहता है कि सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना है, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वो तो वहाँ पे भी सेम था। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा, जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ आपके पास में असेट से रिलेटेड आपके पास में डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें होती है। तो असेट के लिए डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट नहीं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया गया, कहता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रहे सर, प्रॉफिट को आप अर्निंग भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली आपके पास में प्रॉफिट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो प्रॉफिट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट ही यूज़ करें, ऐसा कोई नहीं है। अर्निंग का है, प्रॉफिट का है, दोनों एक तरीके से सेम है। तो कहीं पे अर्निंग भी देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे सर, डेप्रिसिएशन, बिफोर टैक्स अमाउंट मिल जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, आफ्टर टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। इन सब चीज़ों में ध्यान रहे सर, सारी की सारी चीज़ें हम केस एक्सपेंस ही लेते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस को यहाँ पे आपके पास में कंसिडर नहीं करते। लेकिन डेप्रिसिएशन तो एक तरीके से नॉन कैश आइटम था, लेकिन हमें इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना था, इसलिए एक बार के लिए हमने इसको माइनस कर दिया ताकि टैक्स बेनिफिट मिल जाए, और टैक्स कम बनेगा ये माइनस करने से। और जैसे ही टैक्स बेनिफिट आपने ले लिया, वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना था, ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो कि लेटर आपके पास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये कंसेप्ट आएगा। कहते हैं कि सर टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के हिसाब से ही होना चाहिए, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब कि क्वेश्चन में अगर दो आपको अमाउंट गिवन है या फिर 2% गिवन है, कहता है कि सर एक तो कंपनी की धारणा है, कंपनी का मानना है कि सर 15% टैक्स होना चाहिए, और वहीं पे अगर क्वेश्चन में दूसरा और चीज़ कही गई कि सर इनकम टैक्स कहता है कि 30% लगेगा, तो कौन सा मानेंगे सर, ऑलवेज इनकम टैक्स कहता है वही मानेंगे। लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेट गिवन है और टैक्स, मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि टैक्स 15% है, तो वो ऑलवेज इनकम टैक्स के हिसाब से ऐसा मान के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है कि जब दो टैक्स का अमाउंट या फिर परसेंटेज गिवन है। तो क्वेश्चन है आपके पास में, लेटर आप डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तो एक ही रेट गिवन होता है, तो ये कंसेप्ट आपके पास में अप्लाई नहीं होता, उसी रेट से हमें कैलकुलेशन करना होता है, जो अगर टैक्स की ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, उसी रेट से कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन जैसे ही ऐड बैक करेंगे आपके पास में मेन आंसर आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज़ लिख दी थी, वैसे हम एनपीवी के अंदर पढ़ के आ रहे थे। कहता है कि सर आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू का है या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का है, कैसे निकलता है। कहते हैं जो भी कैश फ्लो आप जो है क्वेश्चन में गिवन है, उसको अगर पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहता है। डिस्काउंटेड का वर्ड ही मतलब क्या होता है सर? डिस्काउंटेड का मतलब ही होता है कि किसी भी अमाउंट को आप पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे डिस्काउंट कर रहे हैं बेसिकली, तो उसे कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो इनटू पी फैक्टर आपके पास में। क्लियर है? अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। कहते हैं कि सर डिफरेंट तरीके की मेथड्स है, डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स है जिससे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। हर एक टेक्निक अपने आप में सेपरेट है, ठीक है? हर एक टेक्निक अपने आप में जो है सेपरेट है और हर एक टेक्निक जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन बताता है। तो यहाँ पे कोई भी लिंकेज ढूंढने की कोशिश ना करें। हर एक टेक्निक जो है अपने आप में सेपरेट है और कंपनीज, कॉरपोरेट, कोई भी आप वर्ड करें, ठीक है? कोई भी आप जो है यहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से टेक्निक यूज़ कर सकता है। कोई कंपनी का है कि सर मुझे ARR से करना है, कर लीजिए। कोई कहता है IRR से करना है, कर लीजिए। कोई कहता है NPV से करना है, आप डिसीजन अपने तरीके से लीजिए, क्या ही दिक्कत है? ये डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स है। आप कौन से यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है जी? और डिसीजन आप अपने हिसाब से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस टेक्निक सारी पढ़नी होती है। रियल लाइफ में तो आपके पास में कोई भी टेक्निक से आप जो है कैलकुलेशन करिए, आपको जैसे सही लगता है बेसिकली, ठीक है? चलिए, तो कहते हैं कि सर एवरेज या फिर आपके पास में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम कहते हैं ARR, ये हमने पढ़ा था सबसे पहले। 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो मैंने कहा था सर फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला कैलकुलेट करके आ जाना, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सर सारे के सारे फार्मूला अप्लाई करके दिखाइए, या फिर कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपको पूछ लिया तो फिर वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस सबसे पहला फार्मूला, सिंपल सा मतलब है, कहता है कि एवरेज प्रॉफिट पर एनम लेंगे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल का मतलब होता है सर ईयर 0 पे आपने जो भी खर्चा किया वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कर देना, वहाँ पे आपके पास में रेट आ जाएगा। लेकिन हम तो पॉइंट और परसेंटेज दोनों में लिख के आते हैं, ये आपको पता है। इसके बाद एवरेज बेसिस में कहता है कि सर ऊपर एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पे भी लेते थे, यहाँ पे भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो टोटल इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते थे यहाँ पे एवरेज लेंगे। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर? लिखवाया था आपके पास में। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपके पास में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ईयर स्टार्टिंग में आपके पास में जो है ईयर 0 पे आपके पास में जो भी आउटफ्लो होता है उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करना सही रहेगा? आंसर इज नो। कहते हैं सैल्वेज वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? तो कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज डिवाइड बाई 2 आप कर देंगे, आपके पास में एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तो बस कुछ करना नहीं है, इतना आपने सोल्व कर दिया डिवाइड बाई 2 करके। वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बस ऐड यहाँ पे कर देना, एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है तो कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देना है ये सोल्व करने के बाद, ठीक है? चलिए, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जैसे मिल जाता है बस एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कर देना, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस के हिसाब से परसेंटेज मिल जाएगा। इसके बाद एनुअल बेसिस, ये एक थोड़ा सा अटपटा सा फॉर्मूला है। कहता है कि हर साल के लिए रेट बताएंगे। ये 2 रेट तो जो है एक ही रेट बताता है बेसिकली। ये जो मेथड है दो बेसिस आपके पास में, ये एक ही रेट निकालता है। ओवरऑल आपकी सारी के सारी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को देख के एक परसेंटेज बता देता है, काम खत्म। लेकिन जो तीसरा फॉर्मूला है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। कहता है कि सर एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस मतलब कि ईयरली, ठीक है? तो हर साल के लिए डिफरेंट तरीके से रेट निकालेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन देखा था। कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको लेना है, जिस भी ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर का प्रॉफिट लीजिए, और डिवाइड बाय जिस ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर का बिगनिंग का इन्वेस्टमेंट लेना है। जिस ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर का बिगनिंग का इन्वेस्टमेंट लेना है, डिवाइड बाय कर देना, परसेंटेज मिल जाएगा उस साल का। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वापस ये कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से हर साल के लिए परसेंटेज यहाँ पे निकल के आएगा एनुअल बेसिस के अंदर। पहले 2 में तो एक ही रेट निकलता है पूरे क्वेश्चन के हिसाब से, वहाँ पे कोई एनुअल वगैरह नहीं होता। थर्ड में जो है एनुअल आता है आपके पास में, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया है, ठीक है? कहता है पे बैक पीरियड। इसके बाद सेकेंड टेक्निक हमने पढ़ी, पहली टेक्निक ARR पढ़ी, उसके बाद पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के साथ साथ हमने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी समझ लिया, दोनों बेसिकली एक ही है, ठीक है? बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे है, तो दोनों को डिफरेंट टेक्निक बोल दिया गया। ये कहता है कि सर पे बैक पीरियड जो है वो कैश फ्लो के ऊपर निकलता है,
डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड जो आपके पास में पे बैक है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे निकलता है। कहते हैं कि सर पे बैक अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन में अगर आउटफ्लो गिवन है और इनफ्लो गिवन है तो सिंपली ये इनफ्लो को क्या कहा जाता है सर, कैश फ्लो। ये आपके पास में भी कैश फ्लो है, लेकिन कैश फ्लो में इनफ्लो आपको देखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका यूज़ करना है और पे बैक निकाल लेना है। लेकिन जब क्वेश्चन में डिस्काउंटेड कैश फ्लो पूछा है तो इस कैश फ्लो को पहले डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट करने का मतलब है कैश फ्लो को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी फैक्टर के लिए रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसा कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में देखा था। कहाँ है, ये रहा। कहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होगा कितना आउटफ्लो है और इनफ्लो कितना है, ये टोटल कैश फ्लो आपको गिवन है। कैश फ्लो में आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों गिवन है। कहता है इनफ्लो को आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा अगर डिस्काउंटेड पे बैक पूछा है। सिर्फ पे बैक पूछा है तो यही कैश फ्लो पे कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन डिस्काउंटेड पूछा है तो सबसे पहले कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा आपके पास में। उसके बाद आपके पास क्या करेंगे सर, उस पर पे बैक की तरह सेम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है। एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात, कहते हैं ARR में थोड़ा सा ध्यान रखिए। ARR का मतलब मैं याद रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचता हूँ कि सर ARR का मतलब है सर इनकम का परसेंटेज, तो वो जितना ज़्यादा होगा बेहतर होगा, सीधी सी बात है। कहते हैं कि जितना आप सोचे थे कि इस इन्वेस्टमेंट में से मुझे इतना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था 10% तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो ARR से जब हम कैलकुलेशन कर रहे, डिसीजन लेने वाले, हमने प्रोजेक्ट का पूरा ARR के हिसाब से कैलकुलेशन किया और पता लगा कि सर इस इन्वेस्टमेंट से हमें 11% रिटर्न मिलने वाला है। हमने सोचा था 10% और 11 मिलने वाला है, बढ़िया है। अगर ज़्यादा इनकम हो रही है तो हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है। अगर हमने सोचा सर 10% और 10% ही मिलने वाला है, हमने कैलकुलेशन किया, पता लगा कि सर 10% सोचा था 10% मिलने वाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सोचा था वो हमें मिल रहा है। लेकिन हमने 10% सोचा था, डिज़ायर 10% है, कहता है मिलने वाला आपके पास में 9% है। कैलकुलेशन से पता चला सिर्फ 9% ही रिटर्न मिलने वाला। क्या करेंगे काम? आंसर इज़ नो, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कहता है ARR एक तरीके का इनकम का परसेंटेज है, ऐसा सोच के आप जो है कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में ज़रा हेल्पफुल होगे। कहते हैं इनकम का परसेंटेज ऑलवेज आपका डिज़ायरेबल परसेंटेज के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपने सोचा 10% तो उससे ARR कितना होना चाहिए? 10% या फिर उससे ज़्यादा। क्लियर है। पे बैक कहता है कि सर ईयरली बेसिस पे आता है, ARR परसेंटेज में आता है। पे बैक जो है वो ईयर के हिसाब से आता है, ठीक है। आंसर इसका ईयर में आता है, कैलकुलेशन हमने किया था, आपको याद है। तो कहता है कि जितने ज़्यादा ईयर लगाओगे पे बैक में उतना बुरा है, उतना बुरा है। सीधी सी बात है। देखिए एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, हमने यहाँ पे ये रहा। कहता है 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास में, दोनों प्रोजेक्ट जो है कहता है कि 50,000 इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और आपको अल्टीमेटली टोटल बेसिस पे आपके पास में 53,000 ये देंगे। दोनों प्रोजेक्ट सेम थे, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि सर दोनों सेम है। हमने सोचा चलिए कोई दिक्कत नहीं, पे बैक पीरियड के हिसाब से ये टेक्निक यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारे पास में बेस्ट रहेगा, कौन से प्रोजेक्ट में हमें 50,000 इन्वेस्ट करने चाहिए। कैलकुलेशन करने पे पता चला कि सर हमारा जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, पे बैक क्या कहता है कि सर जितना आपने खर्चा किया वो कितने टाइम में रिकवर होता है, ठीक है। इनकम कितनी कमाई, पे बैक को उससे कोई मतलब नहीं, खर्चा कितने टाइम में रिकवर कर लिया ये इंपॉर्टेंट है। कहता है 50,000 का खर्चा अगर प्रोजेक्ट 1 में करते हो तो कितने टाइम में 50,000 रिकवर कर लोगे इस प्रोजेक्ट से। कहता है कि 3.85 ईयर्स लगेंगे, उसके बाद आप जो कमाए उसका आपका प्रॉफिट। 50,000 रिकवर करने में इतना टाइम लगा दिया आपने। पे बैक ऑलवेज आपके पास में ईयर में आंसर आएगा। वहीं पे प्रोजेक्ट 2 में कैलकुलेशन करें तो पता चला कि सर 3.75 ईयर लगेगा। तो दोनों में से कम जो है, पे बैक जितना कम है वो बेहतर है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि कितना कम से कम टाइम में आप जो है अपना कॉस्ट रिकवर कर लेते। तो पे बैक का मतलब होता है कि सर आप जो है अपनी कॉस्ट को कितने टाइम में रिकवर करते हैं। सीधी सी बात है, जितना जल्दी रिकवर करोगे उतना बिजनेस आपका ज़बरदस्त चलेगा, उतना आपका प्रोजेक्ट ज़बरदस्त सही माना जाएगा, सीधी सी बात है। तो जितना कम पीरियड होगा वो बेहतर है, ठीक है। तो कहते हैं कि सर आपके पास में जितना भी डिज़ायर किया है पे बैक उसके इक्वल या फिर उससे कम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। मान लेते हैं कि सर कोई प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया 50,000, आप चाहते हैं कि सर 2 साल में तो 50,000 रिकवर होना चाहिए, मतलब कि डिज़ायर पीरियड आपका 2 साल है, आपने डिज़ायर किया है कि 2 साल। अब पे बैक या तो 2 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। मान लेते हैं कहता है आपने 2 साल डिसाइड किया है,
लेकिन प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करी पेबैक टेक्निक से तो पता चला कि सर 50,000 तो रिकवर करने में 3 साल लग जाएंगे, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? आंसर इज नो, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, या तो हमने जो डिज़ायर किया उतने टाइम पीरियड में हमें रिकवर करवा दीजिए कॉस्ट, या फिर उससे कम पीरियड में। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे आ जाइए, एनपीवी आईआरआर को डिस्कस करते हैं आपके पास में। एक बार के लिए आईसीएम मॉड्यूल पे आ जाइए, यहीं पे आपके पास में पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं। कहते हैं कि सर लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से इलस्ट्रेशन को कंप्लीट कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास में कंप्लीट था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से बाकी था एनपीवी, है ना? हाँ ठीक है, तो एनपीवी से ही स्टार्ट कर देते सर। एनपीवी के लिए नोट्स लिख लेते। बेसिकली मैं समझा तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है समझाना, तो यहाँ पे सिंपली मुझे नोट्स लिखवाना है एक बार के लिए। आइए नोट्स लिख लेते हैं सर। एनपीवी टेक्निक का हेडिंग देखिए, न्यू टेक्निक आपके पास में एआरआर डिस्काउंटेड कैश आपके पास में पेबैक, और पेबैक के बाद आपके पास में तीसरा निकल के आता है क्या सर? तीसरी टेक्निक निकल के आती है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपके पास में कहता है सर नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जिसे हम शॉर्ट में एनपीवी कहते हैं। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर? ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर, तो एनपीवी आपके पास में आ जाता है। ओके, तो ये आपके पास में नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं आपके पास में। क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो गिवन होता है। कैश फ्लो आपको पता ही सर, आउटफ्लो भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है। तो कहता है आउटफ्लो और इनफ्लो को आप जो है प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आइए और उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। यही आपके पास में एनपीवी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो कहता है कि क्वेश्चन आपको देगा आपके पास में इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की? कहता है कि सर आपके पास में कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देगा। तो क्वेश्चन आपके पास में गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कैश फ्लो जैसे कि आपको पता ही है सर, आउटफ्लो होता है और इनफ्लो भी हो सकता है, और दोनों ही होना ही चाहिए। सीधी सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट है तो पहले आउटफ्लो होगा उसके बाद इनफ्लो होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें होती है आपके पास में, कोई ऐसे ही इनकम थोड़ी ना देगा। क्लियर है आपके पास में? तो इनफ्लो और आउटफ्लो आपको दोनों चीज़ें गिवन होगी। कहते हैं कि सिंपल सी बात है, ये जो आपको कैश फ्लो गिवन है मल्टीप्लाई कर देना है पीवी फैक्टर से। ठीक है, पीवी फैक्टर से, और इसका टोटल निकाल लेना। तो कहता है कैश फ्लो आउटफ्लो आपको गिवन है, इनफ्लो गिवन है, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में जो आंसर आया वही क्या है सर? एनपीवी। ठीक है, तो कहता है ये सम ऑफ आपको इसका कर लेना है। ठीक है, कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर का सम आपको कर लेना है, टोटल कर लेना है बेसिकली, और वो क्या है सर? एनपीवी। तो कहते हैं कि सर आपके पास में यहाँ पे, यहाँ से लेके ये चीज़ जो मैंने कही कि सर कैश फ्लो इनटू क्या करना है सर? पीवी फैक्टर आपके पास में बेसिकली करना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे चीज़ नहीं है। कहता है कि सिंपली सम ऑफ ये चीज़ कर लेनी है, वो आपके पास में क्या आ जाएगा सर? एनपीवी। कहता है कि सर सम ऑफ कैश फ्लो, सम ऑफ कैश फ्लो इनटू आपके पास में सर पीवी फैक्टर, सम ऑफ कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर आपके पास में क्या है सर? एनपीवी। तो एनपीवी इज इक्वल टू, कहता है सम ऑफ कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर। ध्यान रहे सर, एनपीवी का मतलब होता है कि आपके पास में, चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूँ। एक बार के लिए क्वेश्चन में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे अपने। ठीक है, वैसे करवा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑलरेडी अपने सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये तो छोटा मोटा एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई दम नहीं है इसमें, देख लेते हैं एक बार के लिए। कहता है कैलकुलेट करना है आपको एनपीवी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे आपके पास में। ठीक है, तो कहता है कि एनपीवी कैलकुलेट करिए प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है प्रोजेक्ट विथ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। इन्वेस्टमेंट का मतलब सर आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट का मतलब सर आउटफ्लो।
₹1,00,000 आपको आउटफ्लो दे रखा है। एंड कहता है नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इन 55,000, कहता है कि आपके पास में ईयर 1 में आपके पास में जो है इज़ 55,000, 2 में आपके पास में 80,000 और 3 में 15,000। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 दे रहा है, मतलब कि आउटफ्लो है। और उसके बाद जो है कहता है कि नेट कैश फ्लो, वो क्या बात कर रहा है सर, इनफ्लो की बात कर रहा है। कहता है ईयर 1 में ₹55,000 देगा, ईयर 2 में ₹80,000 देगा और ईयर 3 में आपके पास में वो ₹15,000 देने वाला है। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कितना है सर, 10%। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, कैश फ्लो को सबसे पहले कॉलम में लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सर ईयर लिखेंगे। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सर वापस से कैलकुलेशन करवाने की ज़रूरत है। सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कतदायक नहीं है, ठीक है। तो कहता है ईयर लिख लेंगे सबसे पहले। ईयर 0 से स्टार्टिंग होता है, ये भी मैंने कहा था सर। ईयर 0 में क्या होता है सर, खर्चा। सबसे पहले आज खर्चा करोगे, 1 साल बाद से इनकम स्टार्ट हो रही है। तो कहता है 1 2 3 साल है, टोटल 3 साल है सर, 3 साल है, ओके, 3 साल में इनकम होने वाली। ईयर 0 में खर्चा करिए 1 लाख, ठीक है। तो ₹1,00,000 यहाँ पे ईयर 0 में लिख दिया और फिर आपके पास में इनकम। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात थी कि जो मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाया था कि सर आउटफ्लो होता है वो माइनस में दिखाया जाता है, अकाउंट के अंदर पढ़ के आ रहे होंगे। तो यहाँ पे 1,00,000 को हमने क्या किया सर, माइनस में दिखा दिया, क्योंकि ये खर्चा है। बाकी की इनकम है तो वो प्लस में दिखेगी। अब क्या करना है सर, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। पीवी फैक्टर कैसे निकलता है, कहता है कि सर 1/1 + r⁴n, यही फॉर्मूला है और पढ़ाया था 1/1 + r⁴n। क्लियर है आपके पास में? तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे कितना परसेंट गिवन है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो 1/1 प्लस आपके पास में 10%, मतलब कि 1.1 इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये आंसर आएगा। इज इक्वल टू आप वापस से प्रेस करेंगे, 3rd ईयर के लिए मिल जाएगा। और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 4th ईयर के लिए, 5th ईयर के लिए, ऐसे मिलते जाएंगे। लेकिन अपने 3 साल है तो 3 साल पे रुक जाना है। एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पे पढ़ाई थी, कहता है कि सर ईयर 0 में ऑलवेज पी फैक्टर 1, क्योंकि ईयर 0 के लिए कोई पी फैक्टर होता ही नहीं, क्योंकि ईयर 0 में जो अमाउंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है, तो उसकी क्या ही प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो जो मैंने वीडियो में समझाया था वही है आपके पास में। इससे मैंने अच्छा क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिया। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए एक लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि सर मैंने वहाँ पर एक चीज़ पढ़ाई थी, कहता है कि सर अगर पीवी फैक्टर का सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर देखें 10% गिवन है, सिर्फ इतना ही गिवन होता तो कहते हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट अपने कैलकुलेशन करके आ जाते, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि सर हम 4 डिजिट लेके चलेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ठीक है। इन लोगों ने 3-3 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद से यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे खुद से पी फैक्टर के रेट गिवन है सर। अगर यहाँ पे ध्यान रहे सर, ये मैंने वहाँ पे भी बढ़ाया था आपको पास में, मैंने आपको कहा था कि सर अगर पी फैक्टर के रेट आपको गिवन है, पी फैक्टर के आपको जो है डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, कंपलसरी सर, कंपलसरी यही लेना पड़ेगा। फिर सर 4 डिजिट लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेके भी मत आना 4 डिजिट। फिर ज़्यादा क्या कहते हैं सर, होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो गिवन है तो वही यूज़ करने का, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। फिर आपके पास में जो है पॉइंट्स, आपके पास में जो अगर 4 डिजिट ले लिया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 40 का हो सकता है 45 आपका आंसर आए, या फिर 35 आंसर आए, 335 345 अगर 4 डिजिट ले लिया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंस अलोएबल नहीं होगा, पहले ही कह देता हूँ, डिफरेंस अलोएबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये कोई चीज़ में राउंड फिगर आपने नहीं किया और 1-2 आपके पास में रुपीज़ से फ़र्क आ रहा है तो वो अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पे आपने कोई, मैं पहले ऑलवेज़ कहता हूँ, देखिए अगर आपने कहीं गलती करी है तो वो अलोएबल नहीं है। राउंड फिगर नहीं किया है, कुछ ऐसा छोटी मोटी 1-2 नंबर से आपके पास में, 1-2 मार्क्स से आपके पास में, 1-2 अमाउंट से फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर वो तो पी फैक्टर खुद दे रहा है आपके पास में क्वेश्चन में, तो फिर आपको 4 डिजिट 2 डिजिट ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अगर पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, कंपलसरी सर, कंपलसरी यही लेना पड़ेगा। 3 डिजिट गिवन है 3 लीजिए, 2 गिवन है 2 लीजिए, 4 गिवन है एज इट इज़ लेना है बस, और उससे ही मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज़ आंसर आना चाहिए। हाँ, एक आध कहीं पे हो सकता है कि राउंड फिगर आपके पास में
ना किया हो तो एक आपके पास में रुपीज़ से फ़र्क आ सकता है, 1-2 रुपीज़ से, तो वो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपके पास में? तो बस यही चीज़ है आपके पास में। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं थी। ठीक है, वही जो चीज़ मैं आपको सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वही है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इवन ये भी चीज़ मैंने बताई थी जो वापस से मैंने याद करवा दी कि अगर पीवी फैक्टर खुद से दे रहा है कंपलसरी वही लेना पड़ेगा। फिर अगर नहीं गिवन है तो फिर 1/1 + r⁴ करके आप जो है निकाल लेंगे। और जैसे हम करते हैं कि सर पॉइंट के बाद हम तो 4 डिजिट वैसे ले लेते हैं आपके पास में, तो उस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। मैंने कहा था 3 भी अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है, कोई भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद दे रहा है तो फिर कोई 4 नहीं, कोई 3 नहीं, कोई 2 नहीं, कॉपी पेस्ट यही लेना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4, सेम क्वेश्चन आपके पास में, बस डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को बड़ा बना दिया। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके पास में दे दिया। तो इससे जो मुझे वो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवानी वो यहाँ से आपके पास में हेल्पफुल हो जाएगी। इस क्वेश्चन से आपको इम्पोर्टेंट नोट समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट नोट पे जाते हैं। कहते हैं ABC लिमिटेड करके आपके पास में कोई कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी है कहते हैं। ठीक है, और एक्सपेंडिचर यहाँ पे करते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं कि सर कंपनी चाहती है कि वो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक से अपना जो है डिसीज़न लेना चाहती है। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक है, कोई भी टेक्निक लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपके वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कंपनी अपने तरीके से डिसीज़न लेगी कि कौन सी टेक्निक के हिसाब से वो प्रोजेक्ट के लिए डिसीज़न लेना चाहती है। ARR ले सकते हैं आप, IRR कर सकते हैं, NPV कर सकते हैं, पेबैक कर सकते हैं, पेबैक में भी डिस्काउंटेड पेबैक भी आप ले सकते हैं। तो अपने तरीके से कुछ भी करिए। यहाँ पे कहा है कि सर कंपनी NPV टेक्निक को यूज़ करना चाहती है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है कि कैपिटल बजट इज़ लिमिटेड टू ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का यहाँ पे इनका कंपनी का बजट है और 5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, हमें क्या है। आगे कहता है कि सर यहाँ पे कंपनी बिलीव करती है कि जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, बस। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए इनके पास, कंपनी के पास पड़ा हुआ है और ये कंपनी 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहती है। लेकिन क्या है कि भाई सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए जहाँ पे भी इन्वेस्ट करे, बेहतर आपके पास में एकदम बेस्ट उसका रिजल्ट होना चाहिए, मतलब कि बेस्ट इनकम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये बताने की थोड़ी ना ज़रूरत है। अगर हमारे पास पैसा है और 4-5 हमारे पास में प्रोजेक्ट है तो हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लो फॉर द ईच प्रोजेक्ट आर शोन बिलो। कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है। और कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, रेट ऑफ रिटर्न का है। ठीक है, ये आपके पास में गिवन है 12% के हिसाब से। ठीक है सर, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट और आपके पास में रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटेड आपके पास में, इस पर बेहतर थोड़ी डिस्कशन करेंगे लेटर और। यहाँ पे तो एक ही रेट गिवन है, सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। तो ये कौन सा रेट है सर? पीवी फैक्टर का रेट है, पीवी फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है सर, आगे बस इतना ही है, आपको बस इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसकी एनपीवी निकालनी, कहता है कंप्यूट करिए एनपीवी आपके पास में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट की है। सिंपल तरीके से आपको जो है एनपीवी निकाल लेनी है। तो क्या ही दिक्कत है सर? कहते हैं कि सर ईयर 0 में आपके पास में कितना खर्चा होगा प्रोजेक्ट में आपको गिवन है, और इनफ्लो भी आपके पास में गिवन है। आपके पास में 5 सालों में इनफ्लो होने वाले हैं। आपके पास में 4 प्रोजेक्ट है कंपनी के पास, और इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसा कितना है सर? 5 लाख। अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखो तो 2 लाख का है, 1,90,000, 250, 210। ठीक है, कहते हैं कि आपने तो 5 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ सर? वहीं इन्वेस्ट करेंगे जो यहाँ पे 4 में से सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। एनपीवी का मतलब ही क्या है सर? इनकम और आपके पास में जो खर्चा है। ठीक है, आउटफ्लो और इनफ्लो। बेसिकली इनफ्लो कितना ज़्यादा है, जितना इनफ्लो आपके पास में ज़्यादा होगा एनपीवी उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि चलिए प्रोजेक्ट 1 के लिए कैलकुलेशन करें। कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे क्या? क्वेश्चन में पीवी फैक्टर डायरेक्टली गिवन है, आंसर इज नो। तो फिर हम 4 डिजिट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए 1-2 प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन मैं करवा दूँ, 2-3 प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं कि सर इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 4। ठीक है, वैसे आता ही है आपको।
ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन एक बार के लिए मैं चाहता हूँ कि सर एक बार के लिए कैलकुलेशन करवा ही दूँ। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 4, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 4। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके पास में आ जाता है। तो कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या चीज़ है, कहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट है और उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली, और जिसकी सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू वही आपके पास में बेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक बार के लिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या रहता है सर, फॉर्मेट तो बेसिकली सीधी सी बात है, ईयर सबसे पहले लिखते, ये तो सेपरेट वीडियो जो प्रोवाइड किया था उसमें लिखवा दिया था। और ध्यान रहे सर, ईयर 0 से स्टार्टिंग होगी, ईयर 0 से स्टार्टिंग होगी। क्यों सर, क्योंकि ईयर 0 का मतलब है आउटफ्लो कितना है ये भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनपीवी का मतलब क्या है सर, आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और आउटफ्लो ईयर 0 पे तो ऑलरेडी वो प्रेजेंट वैल्यू पे होता है, इसके लिए कोई पी फैक्टर नहीं होता। बेसिकली पी फैक्टर के लिए 1 लिख देते हैं हम, कोई पी फैक्टर तो है नहीं उसके लिए, सीधी सी बात है। कहता है ईयर 0, उसके बाद 1, कितने साल है सर, 5 साल है, ओके। तो 2, 3 आपके पास में, इसके बाद 4, 5, 4 एंड 5, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अब कहता है कि सर क्या लिखना है सर, कैश फ्लो, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें थोड़ी ना कुछ यहाँ पे अपने को कैलकुलेशन करना होता है। कैश फ्लो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे माइनस में दिखा रहे हैं इसका मतलब सर है वो आउटफ्लो है, और प्लस में दिखा रहे हैं इसका मतलब इनफ्लो है। तो कैश फ्लो में आपको ये चीज़ तो क्लियर है। प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ सर, कैश फ्लो को ऊपर थोड़ा सा लिख के इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर देते हैं हम। कैश फ्लो को यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं और प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट आपके पास में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे हाँ प्रेजेंटेशन ऐसा ही सही रहेगा। कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट आपके पास में ए, ठीक है, प्रोजेक्ट आपके पास में कौन है सर, ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बताइए सर प्रोजेक्ट ए के लिए क्या क्या कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। कहते हैं 2 लाख रुपए खर्चा है, ठीक है सर, 2 लाख रुपए ईयर 0 में है ना, हाँ इनिशियल मतलब कि ईयर 0, 2 लाख आपके पास में, और आउटफ्लो है तो सर माइनस में दिखाएंगे ऑब्वियसली, यस। इसके बाद बताइए सर, यहाँ पे कहता है सर 50,000 50,000 50,000, अच्छा। तो अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ रही है सर, ऐसे 50,000 तो चलो लिख लेते एक बार के लिए, कैलकुलेशन भी कर लेते, लेकिन सर मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो मैंने सेपरेट वीडियो में पढ़ाई थी कि इसका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, जो शॉर्टकट वे कह सकते हैं और जो एग्ज़ाम में अलाउेबल भी है। याद आ रहा है कुछ, सम ऑफ पी फैक्टर वाला कंसेप्ट, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। चलिए कैश फ्लो लिख लिया, एनपीवी निकालना है, कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है। क्या कहते हैं कि सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सम, मतलब कि सर क्या होता है एनपीवी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आपके पास में एनपीवी कहा जाता है, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनपीवी कहा जाता है। सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या है सर, कहते हैं आउटफ्लो और इनफ्लो का आप जो है पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आए उसका टोटल कर दीजिए, उसे ही हम एनपीवी कहता है। तो कहता है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो कैश फ्लो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। कहता है पीवी फैक्टर निकाल लो, पीवी फैक्टर से आपके पास में क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो, पीवी फैक्टर निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पी फैक्टर क्या क्वेश्चन में गिवन है, पहले एक बार के लिए वो देख लेना चाहिए। अगर गिवन है तो कंपलसरी वही लिखना पड़ेगा, नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे सर, 4 डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 दोनों में से एक ही रखिए आपके पास में। मैं तो ऑलवेज आपके पास में कितना लेता हूँ सर, 4, ठीक है। एट द रेट आपके पास में कितना परसेंट है, 12% है। 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। कैसे निकालेंगे सर, पहले साल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर। कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर मतलब कि 1 प्लस 12% मतलब कि 1.12, तो 1 डिवाइड बाई 1.12 इज इक्वल टू, तो आपके पास में आंसर आने लगेगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.12 करेंगे, आपके पास में आंसर आने लगेगा, ईयर 1 से आपके पास में स्टार्टिंग हो जाएगी। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, किसी को कोई डाउट, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से आप पी फैक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। सर बताइए ईयर 0 के लिए पी फैक्टर कितना होगा सर, ऑलवेज 1, क्योंकि ईयर 0 के लिए कोई पी फैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू पे होता है, तो इस पे प्रेजेंट वैल्यू क्या ही लेके आएंगे,
ठीक है, अच्छे से वीडियो में मैंने इसका अच्छे से लॉजिक भी समझाने की कोशिश करी थी आपके पास में। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर ईयर 1 के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा 1 डिवाइड बाई 1.12 कितना आया था सर, कहता है 0 पॉइंट आपके पास में 0.8928 आपके पास में। ठीक है, एक बार के लिए मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो कहता है ये चीज़ आपके पास में, बस अब इक्वल टू प्रेस करते जाना है। कैलकुलेटर में ये तो दिख रहा है, ठीक है, ज़ीरो प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वल टू करके आगे बढ़ाना है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कहता है कि इक्वल टू प्रेस करा तो सेकेंड ईयर का मिल गया 0 पॉइंट आपके पास में 7971। ठीक है, और एक बार इक्वल टू प्रेस कर दो, थर्ड ईयर का मिल जाएगा। कहता है 0 पॉइंट आपके पास में 7117। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस कर देंगे, आपके पास में मिल जाएगा कितना सर, 0.6355। और एक बार इक्वल टू और प्रेस कर दिया तो सर फिफ्थ ईयर का मिल जाएगा। सिक्स्थ ईयर का चाहिए नहीं तो अब इक्वल टू प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 74। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, अपने तरीके से बस नाम दे दीजिए, क्या ही आपको दिक्कत है। ठीक है, तो कहते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू, आप पूरा लिखिए, एग्जाम में अलाउेबल नहीं है, प्रैक्टिस फुल फॉर्म की करिए। तो कहते हैं सर 2 लाख इंटू 1, 2 लाख, 2 लाख रुपीज़ आपके पास में, और माइनस में ही रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे होता है। बस मल्टीप्लाई करते जाइए। कहता है 50,000 इंटू 0.8928। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, इसको या तो ईयर वाइज इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करिए, या फिर सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके भी आप कर सकते हैं, जो मैंने सिखाया था सर। ठीक है, तो याद आना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ओके, इसलिए मैंने वो सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था कि कोई स्टूडेंट वापस से रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने पहले ही कह दिया था कि सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे सर, वो वीडियो का अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो वो वीडियो आपको देखना था। इसके बाद कहता है 50,000 इंटू 0.7971 इज इक्वल टू 39,000 आपके पास में 855। इसके बाद 50,000 इंटू 0.7117 इज इक्वल टू 35,585 आपके पास में। इसके बाद 50,000 इंटू 0.6355 तो कहते हैं आपके पास में 31,775। इसके बाद 50,000 इंटू 0.5674 तो 28,370। तो ये आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू आ गए। बस इसका सम निकाल लीजिए, टोटल क्या आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा सर, एनपीवी आपके पास में आ जाएगा। क्या ही दिक्कत है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो बस यहाँ पे आपके पास में जीटी प्रेस करके मैं तो आंसर निकाल लूँगा। जीटी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा था, तो मान के चलता हूँ कि ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीटी का यूज़ करना भी आपको आता है, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड भी करवाया था आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ जो एनपीवी के लिए बेसिकली रहेगी। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे हेडिंग दे देंगे सर एनपीवी आपके पास में नेट प्रेजेंट वैल्यू इस तरफ हम निकाल रहे हैं। तो इस कॉलम में जो आपके पास में एनपीवी निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 19,775। ठीक है, और ये भी माइनस में आ रहा है। क्या माइनस में एनपीवी आए तो ये क्या अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है? बिल्कुल भी नहीं। माइनस में आने का मतलब है सर खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है, इनकम इसके सामने कुछ मिल ही नहीं रहा आपके पास में। तो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि सर माइनस एनपीवी तो बिल्कुल भी अलाउेबल नहीं है, ई ना चोलबे। ठीक है, ई ना चोलबे आपके पास में। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्ट 1 का कैलकुलेशन ख़त्म। अब बस इसी तरीके से प्रोजेक्ट 2 के लिए कैलकुलेशन करिए, सेम वे में, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। ठीक है, सेम वे में आपको कैलकुलेशन करनी है प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए। ठीक है, चलिए सर प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए कैश फ्लो आपको गिवन है प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए। तो कैश फ्लो
प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट आपके पास में सॉरी बी है, 2 नहीं। और ये इन रुपीज़ लिखना भूलना नहीं सब जगह, हाँ, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अमाउंट में है तो रुपीज़ लिखना भूलना नहीं कहीं पे भी। तो कहता है कि सर बी के लिए 1,90,000 आपके पास में ईयर 0 में खर्चा है, तो 1,90,000 लिखा दिया। और माइनस में दिखाना मतलब कि आपके पास में कैश फ्लो तो है लेकिन आउटफ्लो है। ठीक है सर, आगे कहता है 40,000 है, 50,000 है, ये सारी इनकम है इसलिए प्लस में दिख रही है। कहता है 70,000 है, कहता है 75,000 है, 75,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो सर इनफ्लो डिफरेंट है। ठीक है, वापस से वो चीज़ याद करवाने जा रहा हूँ, सम ऑफ पी फैक्टर वाला कंसेप्ट एक बार के लिए जल्दी से कैलकुलेशन करवाता हूँ। देखिए, सम ऑफ पी फैक्टर का कंसेप्ट कब अप्लाई होता है, जब आपके हर साल के लिए जो इनफ्लो है वो सेम है, 50-50-50, इसमें देखिए सेम है। ठीक है, यहाँ पे इनफ्लो आपके पास में हर साल के लिए क्या है सर, सेम है। आप यहाँ पे देखें तो सम ऑफ पी फैक्टर का कंसेप्ट आ जाता है। सम ऑफ पी फैक्टर का कंसेप्ट बेसिकली आपकी चीज़ों को ईजी करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करिए। अगर आपको एक ही तरीके से याद रखना है तो बस यही रखिए। लेकिन किसी स्टूडेंट को जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है तो क्या करेगा सर, कैलकुलेटर में जीटी बटन का यूज़ करेगा। कैसे, देखिए एक बार के लिए कैलकुलेशन करवाता हूँ, इसका आंसर जल्दी से मैं डायरेक्टली लेके दिखाता हूँ। देखिए, एमसीक्यू में कभी कभार पूछा गया या फिर एग्जाम में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे सर, ऑलरेडी आपको वो सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे एक बार के लिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ। कहते हैं प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए के लिए आप जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे सर, कहते हैं सम ऑफ पी फैक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके, क्योंकि हर साल इनकम इनकी सेम है, 50-50-50-50। अगर इनफ्लो अगर हर साल सेम है तो पी फैक्टर का आप सम ऑफ पी फैक्टर का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि सिंपल आपको क्या करना है, कहते हैं कि सर ईयर 0 लेना है। ठीक है, वो तो लेना ही पड़ेगा, आउटफ्लो है आपके पास में, तो कैश फ्लो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कितना था सर कैश फ्लो, कहता है 2 लाख आपके पास में था। ठीक है, ये लिख दिया। अब सम ऑफ पी फैक्टर का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हर साल आपके पास में इनफ्लो सेम है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, हर साल के लिए ऐसे हर एक कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कहता है कि 1 to आप लास्ट ईयर तक लिख दीजिए। कितने साल है, 5 साल है, तो कहता है 1 to 5 इस तरीके से लिख दीजिए। और कितना कितना अमाउंट है सेम, 50,000 ना, तो 50,000 यहाँ पे लिख दीजिए। कहते हैं इसके बाद क्या करते हो सर, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं पी फैक्टर से। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे क्या करना दोस्त, यहाँ पे आप सिंपली पी फैक्टर ईयर 0 के लिए तो 1 है। कहता है 1 से 5 साल का पी फैक्टर का सम ले लो तो काम हो जाएगा, आपके पास में आंसर वही आएगा। कहता है कि 1 से 5 साल का सम ले लो। ठीक है, तो कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1.12, 12% के हिसाब से था। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी 12% गिवन है। तो देखिए जीटी के बटन का यूज़ करवाना सिखाता हूँ मैं आपके पास में। कहता है 1 डिवाइड बाई 1.12। जीटी बटन का वैसे मतलब आपको पता है, मान के चलता हूँ, क्योंकि सेपरेट वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था, प्लेलिस्ट में ऐड भी करवा दिया था। यहाँ पे सिर्फ यूज़ करना सिखा रहा हूँ। कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1.12 कर दिया तो आपके पास में आंसर आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। फिर एक और बार इक्वल टू करूँगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 साल का चाहिए, 5 साल। अब जीटी प्रेस कर दूंगा, डायरेक्ट उसका टोटल आ जाएगा। कितना आ रहा है, कहता है कुछ समथिंग 3.6047। ठीक है, कुछ इतना ही आ रहा है आपके पास में। बस यहाँ पे आपके पास में जितना भी पूरा डिजिट में कैलकुलेटर में दिख रहा है उतना ही रहने दीजिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000 से, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000 से। कुछ 1,80,238.81 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 2 लाख से माइनस कर दीजिए तो अभी आपके पास में आंसर आ जाएगा। 19,000 कुछ आएगा आपके पास में 761, 19,761 आपके पास में एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, 19,761, लेकिन ये माइनस में आ रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस में होगा। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं सर, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू, इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कह सकते हैं, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। 50,000 इंटू ये करा था तो हमारे पास में कितना आया था, 1 मिनट के लिए यहाँ पे, हाँ, कहता है सर 1,80,000 आपके पास में 238 आपके पास में 0.81 आपके पास में।
ठीक है, ये तो प्लस में ही इनफ्लो है बेसिकली। तो ये माइनस करने से आपको क्या मिल गया सर, एनपीवी। ठीक है, तो देख लीजिए सेम ही आंसर आ रहा है। सर ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों आ रहा है, 75 से ये 61 आ रहा है। तो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा बहुत हमने चेंज लिया। ठीक है, पॉइंट में हमने थोड़ा बहुत चेंज लिया, बस मैंने पूरे डिजिट यहाँ पे जीटी प्रेस करके पूरे डिजिट ले लिए। कोई फ़र्क थोड़ी ना है, चेंजेस आते कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस कब अलाउएबल नहीं है, चेंजेस तब अलाउएबल नहीं है जब आपके पास में पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन हो, तब आपके पास में सेम आंसर आना ज़रूरी है। यहाँ पे पी फैक्टर गिवन है, आंसर इज नो। तो कोई स्टूडेंट पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले सकता है, 4 डिजिट, कोई स्टूडेंट तो सारे ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सारे लेने में तो हो सकता है कि सर पूरा पेपर में ही टाइम निकल जाए, सारे थोड़ी ना लेते। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। ओके, तो ये आपके पास में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपके पास में, बस यहाँ पे मैंने रिवाइज करवा दिया आपके पास में कि इस तरीके से भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4 डिजिट लेके कैलकुलेशन कर लोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा, एक बार के लिए वो कर लेते हैं उस तरीके से। स्टूडेंट खामखा यहाँ पे कहेंगे कि सर आपका आंसर तो एकदम से अलग आ रहा है। 4 डिजिट लेके ही कैलकुलेशन करता हूँ, 3.6047 इंटू 50,000, तो आपके पास में आ जाएगा सर 1,80,235। ठीक है, और ये माइनस करेंगे आप यहाँ पे 2 लाख आपके पास में, तो कितना आ रहा है सर, 19,765। क्लियर आपके पास में, लीजिए ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। 4 डिजिट लेके भी अच्छा तो भी 10 रुपये का फ़र्क आया, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास में क्या होता है कि सर ये पॉइंट वाले डिजिट है, हमने जीटी प्रेस करके निकाला है, तो ये भी आपके पास में थोड़े से राउंड फिगर टाइप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये का फिर भी फ़र्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये अलाउएबल है, आंसर इज यस अलाउएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, जब क्वेश्चन में पी फैक्टर नहीं गिवन है तब अलाउएबल है। अगर क्वेश्चन में पी फैक्टर गिवन है तो बिल्कुल भी अलाउएबल नहीं है 1 रुपये का भी फ़र्क। ठीक है, क्योंकि आपने वही पी फैक्टर लेना है, फिर फ़र्क कहाँ से आएगा, फिर तो फ़र्क नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। अगर आपको पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है तब तो कहाँ से फ़र्क आएगा, एज इट इज़ आंसर आएगा, तो वहाँ पे आपके पास में अलाउएबल नहीं है। ठीक है जी, चलिए ओके, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपके पास में ए का, क्या ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, बी के लिए कैलकुलेशन करवा देता हूँ, सी और डी की आपके पास में होमवर्क में रहेगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे दूंगा आपके पास में। ठीक है, चलिए बी का क्या, कैश फ्लो लिख दिया, आंसर इज यस। अब क्या करना है सर, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, और क्या ही करना है। तो कहता है सर पी फैक्टर लिख लो, पी फैक्टर सबके लिए सेम है, कहता है 12% के हिसाब से, पी फैक्टर आपके पास में 12% के हिसाब से निकालिए जल्दी से पी फैक्टर। अच्छा, पी फैक्टर ऑलरेडी लिखा है ना, तो एक काम करता हूँ, डायरेक्ट आपके पास में क्या हेडिंग दे देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्यों, क्योंकि पी फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास में कैश फ्लो इंटू पी फैक्टर। पी फैक्टर तो 12% ही हर के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ही निकालो ना, खामा का टाइम वेस्टिंग क्यों करना है। तो कहते हैं 1,90,000 यहाँ पे रहेगा माइनस, इसके बाद कहता है 0 पॉइंट, कैलकुलेटर में 0.8928 इंटू 40,000, कहता है 35,712 आपके पास में। इसके बाद 0.7971 इंटू 50,000, तो 39,000 आपके पास में 855। इसके बाद 0.7117 इंटू आपके पास में 70,000। ठीक है, 70,000, तो ये आपके पास में आ जाएगा 49,819। इसके बाद 0.6355 इंटू 75,000, तो कहते हैं ये कितना आ रहा है, 47,000 पॉइंट में आ रहा है कुछ, 47,662। राउंड फिगर यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, 62 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर 0.5674 इंटू आपके पास में 75,000। ठीक है, तो कहता है 42,555। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे भी मैं थोड़ी सी गलती कर दूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, हो सकता है कहीं पे मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे हो जाए। तो अगर आप तो खुद मेरे साथ कैलकुलेशन कर ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं पे भी गलती होगी तो आप तो मुझे बता देंगे कि सर यहाँ पे गलती है, तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा कि सर यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा स्टूडेंट देख लेना।
ठीक है, गलती वैसे होगी नहीं क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे हम आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बिजी हो जाता हूँ तो गलत अमाउंट देख लेते हैं तो कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान हो जाता है तो वहाँ पे तब गलती हो जाती है कभी कभार। अच्छा, GT प्रेस करके आंसर निकाल लूँगा और फिर आपके पास में माइनस कर दूंगा 1,90,000, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। सर कितना आंसर आ रहा है मेरा? यहाँ पे आंसर आ रहा है NPV 25,604 कर देता हूँ बेसिकली। तो ये आपके पास में पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिव में आता है तो NPV अलाउएबल होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे सर, इस तरीके से आपके पास में हर एक के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। और भी 2 प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और भी आपके पास में क्या है सर, दोनों प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है आपके पास में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे प्रेजेंट वैल्यू मिल चुकी है और प्रेजेंट वैल्यू से हमें क्या मिल चुका है, NPV इसका मिल चुका है। ठीक है, NPV आपके पास में मिल चुका है। ये लीजिए, ये आपके पास में ये वाला NPV लीजिए। तो दोनों NPV आपके पास में क्लियर है। ठीक है, दोनों NPV आपके पास में क्या है सर, क्लियर है। तो प्रोजेक्ट A का अलाउएबल ही नहीं है तो प्रोजेक्ट A तो एक तरीके से कैंसिल ही कर दो, उसमें तो नुकसान हो रहा है। पॉजिटिव NPV आना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट B के लिए कैलकुलेशन किया, प्रोजेक्ट C के लिए भी सेम वे कैलकुलेशन करेंगे और प्रोजेक्ट D के लिए भी। ठीक है, प्रोजेक्ट आपके पास में C, प्रोजेक्ट आपके पास में D, और दोनों के लिए NPV निकालेंगे। मैं सॉल्यूशन से देख के सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन देना है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन से डायरेक्ट लिख देता हूँ। हो सकता है पॉइंट्स में थोड़ा आपके पास में अमाउंट में थोड़ा 5, 10, 15 रुपये का फ़र्क आ सकता है, 20 रुपये का। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। क्योंकि आपने हो सकता है यहाँ पे 4 डिजिट लिए हो जैसे कि हमारी तरह, इन लोगों ने 3 लिए, तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आपके पास में मान्य है। तो कहते हैं कि सर यहाँ पे आपके पास में प्रोजेक्ट C में 27,050 यही लिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपका डिफरेंट आए थोड़ा सा। ठीक है, 50-100 रुपये का डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। और प्रोजेक्ट D माइनस में आ रहा है 3,750, जो आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन करना है इसलिए मुझे सॉल्यूशन से यहाँ पे आपके पास में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहते हैं कि सर देखिए, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे पूछा नहीं है वैसे कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, ऐसा कुछ पूछा है क्या? सिर्फ और सिर्फ NPV निकालना है डिफरेंट प्रोजेक्ट का, कौन सा बेहतर है ऐसा पूछा नहीं है। अगर पूछा होता तो क्या करते सर? सीधी सी बात है, देखिए कहता है कंपनी के पास 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डिफरेंट आपके पास में 4 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे कैसे निकालते हैं अपना डिसीज़न? सिंपल सा है, देखिए कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट A के लिए कैलकुलेशन किया, प्रोजेक्ट B के लिए कैलकुलेशन किया, प्रोजेक्ट C के लिए कैलकुलेशन किया, D के लिए। सबसे पहले तो ये देखो, NPV से अगर डिसीजन लेना चाहते हो, सबसे पहले ये देखो किसी प्रोजेक्ट का NPV नेगेटिव आ रहा है क्या? आंसर इज यस सर। प्रोजेक्ट A का नेगेटिव है, प्रोजेक्ट D का नेगेटिव है, सबसे पहले उसे इग्नोर कर दो, कैंसिल कर दो। उसमें तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है आपके पास में, और इसका एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से आपको प्रोवाइड कर चुका था सेपरेट वीडियो में, जहाँ पे मैंने कहा था कि सर नेगेटिव का मतलब होता है आपकी इनकम की आज की वैल्यू में अगर कन्वर्ट करा जाए, जो फ्यूचर में इनकम मिलने वाली है। ठीक है, ये जो फ्यूचर में आपके पास में इनकम मिलने वाली है, ये 1 से 5 साल में, उसकी आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि सर अपने को तो लॉस हो रहा है, तो ये थोड़ी ना काम करेंगे, इसमें काम नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट A कैंसिल, प्रोजेक्ट D कैंसिल। जहाँ पे NPV पॉजिटिव है वहीं पे इन्वेस्टमेंट करने लायक सोच सकते हैं। कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट B और C का तो पॉजिटिव है। अच्छा, तो अब देखो कि सर सबसे ज़्यादा NPV कौन सा है, किस प्रोजेक्ट का है? कहते हैं प्रोजेक्ट C का सबसे ज़्यादा NPV 27,000, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर और भी पैसे इन्वेस्ट करने और प्रोजेक्ट C खत्म हो चुका है तो फिर नेक्स्ट आपके पास में सेकंड ऑप्शन आपके पास में रहेगा प्रोजेक्ट नंबर B। तो फर्स्ट आपके पास में प्रायोरिटी रहेगी क्या सर? फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी प्रोजेक्ट C, उसके बाद प्रोजेक्ट B। क्या बात क्लियर हो रही है? सिंपल सा मतलब है। और एग्जाम में भी ऐसे ही आपको अगर पूछ लिया गया ऐसा सेम क्वेश्चन, 4 प्रोजेक्ट आपको दे दिए गए और कहते हैं कि सर आप कैलकुलेशन करिए, 8 नंबर 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर चारों प्रोजेक्ट पूछे गए तो कहते हैं कि सर निकालिए आंसर। तो सीधी सी बात है,
6, 8, 10 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले यल लिख लेना, पी फैक्टर लिख लेना, उसके बाद कैलकुलेशन कर देना। पी फैक्टर एक ही बार लिखना होता है, हर बार नहीं लिखना, ठीक है। कैश फ्लो में आप फिर आपको जो है प्रोजेक्ट ए के लिए 2 कॉलम बनेगी, कैश फ्लो और पी फैक्टर, बी के लिए 2 कॉलम, सी के लिए 2 कॉलम और डी के लिए 2 कॉलम, काम खत्म। 3 कॉलम नहीं बनानी है, तीसरी पी फैक्टर एक कॉमन रखिएगा, यहाँ पे लिख दिया बस, पी फैक्टर हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर आपके पास में? तो कैश फ्लो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया, वो बस यहाँ से मल्टीप्लाई करके काम खत्म। इसके बाद बी के लिए कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन से कैश फ्लो कॉपी पेस्ट करो और यहाँ से डायरेक्ट पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेना। एकदम से क्लियर है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो अमलगमेशन ओपन हो गया, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 5 क्या कहता है, ये आपके पास में नेक्स्ट टेक्निक आ चुकी है, पीआई। छोटी सी टेक्निक है, कोई यहाँ पे बड़ी टेक्निक है। आइए एफएम समरी आपके नोट्स में नेक्स्ट टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं आपके पास में, ठीक है। न्यू टेक्निक आपके पास में, लेकिन उससे पहले एनपीवी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लिखवाना था वो लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक पे हम स्विच ऑन करेंगे आपके पास में, ठीक है जी। चलिए, तो कहते हैं कि सर आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है जो ऑलरेडी आपको सबसे पहले ही पता है, ठीक है। वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात करने वाला नहीं हूँ, सिंपल सा एक पॉइंट है। कहते हैं एनपीवी में ध्यान रहे सर, आपके पास में जिसका एनपीवी सबसे ज़्यादा रहेगा वो बेहतर है, ये आपको पता है। एनपीवी नेगेटिव कभी भी आपको जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो कहता है एनपीवी कहता है कि अगर आपके पास में नेगेटिव आ गया, एनपीवी अगर नेगेटिव आ गया तो कहता है नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आया है तो फिर एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कहता है कि सर पॉजिटिव अगर आ गया तो कहता है कि इसमें नंबर दे देना प्रायोरिटी के हिसाब से, हाईएस्ट एनपीवी विल बी एक्सेप्टेबल फर्स्ट, ठीक है। कहता है हाईएस्ट एनपीवी शुड बी एक्सेप्टेड फर्स्ट आपके पास में, ठीक है। हाईएस्ट एनपीवी शुड बी एक्सेप्टेड फर्स्ट। क्लियर है आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में ख़त्म हो जाती है। सिंपल सा पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि सर एनपीवी क्या ज़ीरो है तो अलाउएबल है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे सर, क्या एनपीवी ज़ीरो है तो भी चलेगा क्या? आंसर इज यस। ज़ीरो का मतलब होता है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बताया था सर, याद हो तो। मैंने कहा था कि यार ज़ीरो, अगर एनपीवी ज़ीरो आता है तो फिर आपके डिसीजन के ऊपर है, कंपनी के डिसीजन के ऊपर। वैसे लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है तो एफएम आपको कोई एडवाइस नहीं करता, आपके ऊपर है। कहता है एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है इसलिए एफएम कुछ यहाँ पे आपको नहीं कहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं देता है। हाँ, लॉस आपके पास में एनपीवी अगर नेगेटिव आता तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये कहता कि सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो आपको ये कहता कि सर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब एनपीवी ज़ीरो हो जाता है तो आपके ऊपर है, ठीक है। नॉर्मली एक्सेप्टेबल करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा गया है सर कि एनपीवी जो है नॉर्मली आपके पास में या तो ज़ीरो हो तो भी चल जाएगा या फिर ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए। तो कहता है कि या तो एनपीवी ज़ीरो से ज़्यादा हो, ये तो बेहतर है, एफएम तो यही कहता है। लेकिन अगर ज़ीरो भी है तो एफएम मना नहीं करेगा, फिर आपके ऊपर है सर, अगर एक्सेप्ट करना चाहो तो कर लीजिए, ठीक है। तो एनपीवी ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए या फिर ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही? अगर ज़ीरो से कम है तो नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे लिखवा है मैंने, ज़ीरो से कम है तो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है और ये आपके पास में नोट भी ख़त्म हो जाती है, इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है जी। लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नोट आपके पास में ख़त्म। अब आगे बढ़े, ठीक है। पीआई टेक्निक छोटी सी टेक्निक है, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक, छोटी सी टेक्निक।
स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो यही टेक्निक पूछी जानी चाहिए, इससे बढ़िया कोई टेक्निक हो ही नहीं सकती आपके पास में, ठीक है, जिसमें कुछ कैलकुलेशन करने लायक है ही नहीं। क्वेश्चन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस आपको क्या करना है सर, वही कॉपी पेस्ट कर देना है। एक बार के लिए छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन करनी भी पड़ी तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहता है कि सर प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में इंडेक्स मेथड या फिर पीआई टेक्निक भी कहा जाता है। तो डिफरेंट नाम है, सारे के सारे याद रख लेना, कई बार नाम यूज़ करते हैं डिफरेंट। कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आपके पास में, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, या फिर आप इसे कह सकते हैं सर आपके पास में डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स आपके पास में मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दोनों इसके नाम है। डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स आपके पास में, इंडेक्स। और कहता है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, याद रहे सर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नहीं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड का है तो ये वाली टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऊपर वाली टेक्निक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आपके पास में, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। तो 3 नाम से ये जाना जाता है बेसिकली, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में पीआई टेक्निक भी कहते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे लिख देना सर, शॉर्ट में इसे पीआई टेक्निक भी कहते हैं, पीआई टेक्निक, पीआई मेथड टेक्निक, ठीक है। तो कहते हैं कि सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का है या फिर डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स का है या फिर आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड का है। तीनों नाम एक है, क्वेश्चन में कोई भी गिवन हो, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अभी लिखवा देते। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए कहता है कि सर पीआई सिंपल सी बात करता है, पीआई मेथड फॉर्मूला एक सिंपल सा देता है। कहते हैं कि सर आप एक काम करिए, क्वेश्चन में क्या गिवन होता है सर, आउटफ्लो और इनफ्लो, और आपको यहीं पे प्रोजेक्ट के बारे में सोचना होता है कि सर कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो कहते हैं सिंपल से एक बात करिए, जो भी इनफ्लो है आपके पास में, इनफ्लो जितना भी है वो लीजिए और डिवाइड बाय आउटफ्लो कर दीजिए, ठीक है। इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो कर दीजिए और बस इसी पे डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेंगे, सीधी सी बात है, देखिए इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो करना है और डिसीजन में यहाँ पे आपके पास में जो पीआई टेक्निक है, वो पीआई टेक्निक एक चीज़ आपके पास में कहती है कि सर आपका आंसर या तो 1 आना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, और एक बार के लिए अभी रुकना, लिखना मत, ठीक है, मैं बाद में आपको कहता हूँ तब लिखना आपके पास में। कहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर इम्पोर्टेंट नोट आपके पास में, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास में। कहते हैं कि सर पीआई से जो आंसर आता है, ठीक है, या तो वो 1 के इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। कहते हैं कि 1 के इक्वल हो या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा मतलब क्या निकल के आता है इसका, सीधी सी बात है, देखिए सिंपल सा मतलब है, कोई यहाँ पे बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक भी नहीं है, सिंपल सा एक पॉइंट है। कहते हैं कि सर देखिए क्या कर रहे हैं सर, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। इसका मतलब है कि सर आउटफ्लो मान लीजिए 50,000 का खर्चा किया और इनफ्लो 1 लाख मिल रहा है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 50,000 करिए, कितना आ रहा है सर, 2। इसका मतलब सर आउटफ्लो अगर इस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आप 50,000 इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना मिलेगा, 1 लाख, तो कहते हैं 50,000 इन्वेस्ट करने पे 1 लाख रुपए मिल रहा है, आंसर कितना आया, 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या है सर, 2 का मतलब है कि जितना खर्चा करोगे उससे 2 गुना आपको इनकम होने वाली है। 50,000 का खर्चा किया तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए का आपको इनकम मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि सर या तो ये 1 होना चाहिए। कहते हैं कि चलो मान लो आपके पास में 50,000, जो वही एग्जांपल कहते हैं 1 लाख आपके पास में इनकम है और 50,000 आपके पास में क्या है सर, आउटफ्लो है, खर्चा करिए। कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जो कहता है 50,000 का खर्चा करिए, 1 लाख रुपये इनकम देगा। तो कहते हैं आपके पास में आंसर कितना आ गया सर, 2। तो अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 50,000 का खर्चा करिए आप और 50,000 का ही आपको इनकम होगा, ठीक है। तो एक बार के लिए ये भी अलोएबल है, कोई एफएम इसे मना नहीं करता। बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना खर्चा कर रहे हो
उतना ही आपको इनकम मिल रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है, एफएम आपको कोई दिक्कत नहीं देता, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्टेबल है, इसलिए एफएम आपको कुछ भी नहीं कहता। आप अपना डिसीजन ले लीजिए, एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, ठीक है। तो एक बार के लिए अगर 1 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कहते हैं कि एक क्वेश्चन, एक प्रोजेक्ट ऐसा कहता है कि सर 50,000 का खर्चा करिए, मैं आपको इनकम 40,000 रुपये दूंगा। तो कितना आंसर आया? 40,000 डिवाइड पे 50,000, कहता है 0.8। सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे? कहता है 50,000 का खर्चा करिए, मैं आपको इनकम 40,000 दूंगा। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई लॉजिक की बात है? आंसर इज नो, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि अगर इनफ्लो आउटफ्लो से कम है तो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, और इनफ्लो आउटफ्लो से कम है तो ऑलवेज उसका आंसर 1 से कम रहेगा, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। नॉट एक्सेप्टेबल आपके पास में, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसका आंसर 1 से कम है। 1 से कम है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि सर आउटफ्लो ज़्यादा बन गया और इनफ्लो इतना नहीं आ रहा है, तो इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया कि सर पीआई से अगर आंसर निकाल रहे हो तो जो पीआई निकल के आया आपका वो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम आ रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं, सबसे पहले कैंसिल कर देना। एनपीवी में जैसे वो सबकी टेक्निक, सारी की सारी टेक्निक का अपना एक रूल है। एनपीवी कहता है कि हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आया किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पीआई कहता है कि सर हमारा आंसर जो है वो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम आया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके ऊपर हमने एआरआर पढ़ा। एआरआर सिंपल सी बात कहता है कि सर आपका डिज़ायरेबिलिटी रेट कितना है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन उसके इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पे बैक में भी सेम कहता है आप कितना डिज़ायर करते हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पे बैक में उल्टा चलता है। पे बैक में जितना कम टाइम में आपका पैसा मिल जाए वो बेहतर होता है, इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि जितना आपने सोचा है, फॉर एग्जांपल 3 साल सोचा है तो उससे कम पीरियड में मिल जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रोजेक्ट है। आपने 3 साल में अपना आउटफ्लो रिकवर करना सोचा था, वो तो 2 साल में दे रहा है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पे बैक में थोड़ा उल्टा चलता है, तो लॉजिक थोड़ा सा समझ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको समझ आ गया होगा मैंने जो बताया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती है, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्मूला बताया पीआई ने कि इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो करिए तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो पीआई ने जब ये फॉर्मूला बनाया तब बाहर से थोड़ी सी हवा चल रही थी। कौन सी हवा चल रही थी? कहता है प्रेजेंट वैल्यू की जो है हवा चल रही थी, पी फैक्टर वगैरह कंसेप्ट चल रहा था, तो पीआई ने सुन लिया। कहते हैं कि हाँ ये तो सही है कि सर फ्यूचर में जो इनकम मिलती है उसको एज इट इज़ कंसिडर नहीं करना चाहिए, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो ऑलरेडी ईयर 0 पे करना है और इनफ्लो जो है वो तो फ्यूचर में मिलने वाला है। तो एज आपके जो है, जैसे कि मैंने वीडियो में समझाया था, आप मान के चलता हूँ कि वो वीडियो अच्छे से देख के आ रहा। तो जैसे कि वीडियो में समझाया था कि डायरेक्ट कंपैरिजन करना सही नहीं रहता, उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए और उसके बाद ही आपके पास में क्या करना चाहिए सर, उसे कंसिडर करना चाहिए। तो पीआई ने तुरंत सुन लिया, तो आपने जो फॉर्मूला बना रहा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। पहले कहता था इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, साथ ही साथ उसने यहाँ पे एक और चीज़ लिख दी, कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लिखना सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। तो नॉर्मली ईयर 0 पे अगर खर्चा है तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है सर प्रेजेंट वैल्यू आपको लेनी है बस, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपको लेनी है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। तो दोनों में आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको करना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपके पास में इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ध्यान रहे सर, इनफ्लो ऊपर रहना चाहिए और आउटफ्लो नीचे, और लॉजिक के हिसाब से समझोगे तो वैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं लॉजिक मैंने क्या समझाया, जितना खर्चा करोगे उससे ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, और इनकम आपके पास में 1 से ज़्यादा कब आएगी? जब इनकम आपके पास में ऊपर होगी, नीचे आपके पास में क्या होगा सर, आउटफ्लो होगा। इनफ्लो ऊपर होना चाहिए, आउटफ्लो नीचे होना चाहिए, और आंसर जो है 1 या फिर 1 से ज़्यादा आना चाहिए। तो लॉजिक के साथ समझोगे, क्लियर, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए, तो यह क्या चीज़ क्लियर है? इस पे आपके पास में छोटा मोटा क्वेश्चन गिवन है, देख लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए
क्या कह रहा है, कहता है कि आपके पास में सपोज 3 प्रोजेक्ट आपको गिवन है और कहता है ऑलरेडी डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो गिवन है और ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो गिवन है। अगर डिस्काउंटेड खुद से करके दे रहा है, डिस्काउंटेड का मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू, अभी मैंने समझाया था, 10-15 बार समझाया, लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दे रहा है, तो हमें क्या ही दिक्कत है, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि सर तीनों प्रोजेक्ट की आपको चीज़ें गिवन है, तो तीनों प्रोजेक्ट का पीआई निकाल लेंगे, जिसका पीआई हाईएस्ट रहेगा और 1 से ज़्यादा होना तो ज़रूरी है आपके पास में, तो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए और जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगा वो आपके पास में बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो क्या कहा है सर, कहता है तीनों प्रोजेक्ट का आउटफ्लो और इनफ्लो आपको गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू आपको ऑलरेडी कन्वर्टेड गिवन है। कहता है डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर आप निकालिए, डिज़ायरेबिलिटी इंडेक्स का है, डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर का है, दोनों एक ही चीज़ है। तो वर्ड आपको आगे का याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू, डिज़ायरेबिलिटी और आपके पास में पीआई, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली। तो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर भी पूछ सकता है, ठीक है, आगे का नाम याद रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी और प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है आपके पास में, ठीक है। तो कहते हैं ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो लेकिन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इन लोगों ने लिखा नहीं लेकिन हम सबसे पहले वही लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, फॉर्मूला लिखेंगे कि सर पी आई इज इक्वल टू, क्या पी आई शॉर्ट में लिखेंगे, आंसर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या फिर यहाँ पे जो नाम गिवन है वह लिखेंगे, डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर या फिर इंडेक्स, इज इक्वल टू कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तीनों प्रोजेक्ट के यहाँ पे निकाल लेंगे आंसर आपके पास में, ठीक है। तीनों प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, देख लीजिए 6,50,000 डिवाइड बाई 5,50,000 ऑलरेडी गिवन है, आपको बस डिवाइड बाई करना है, इनफ्लो डिवाइड बाई आउटफ्लो, इनफ्लो डिवाइड बाई आउटफ्लो, तो कर दिया आपने, आंसर आपके पास में आ गए सबके, ठीक है। वैसे यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए बताया नहीं है, लेकिन अगर डिसीजन लेने के लिए पूछा होता तो कौन सा डिसीजन सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते कि सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं, सबसे पहले तो ये देखो। कहता है सबसे पहला प्रोजेक्ट कहता है 1.18, क्या ये 1 के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है, आंसर इज 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है। सेकंड कहता है 1 के इक्वल या फिर ज़्यादा है, आंसर इज ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है। क्या ये 1 के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है, आंसर इज 1 के इक्वल ही है तो ये एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं ये देखो, उसके बाद फिर डिसीजन लो कि सर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा पीआई होगा वो, क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पीआई होने का मतलब ही क्या है सर, सबसे ज़्यादा वो खर्चे के सामने इनकम दे रहा है। सबसे ज़्यादा पीआई किसका है सर, सेकंड प्रोजेक्ट का, तो ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद सेकंड ये रहेगा और फिर थर्ड ये रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर डिसीजन लेने के लिए बोला होता तो यहाँ पे तो सिंपली पीआई पूछा है तो पीआई निकाल के दे दिया, डिसीजन नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे कहता कि सर डिसीजन भी बताओ अपना कौन सा प्रोजेक्ट पहले सिलेक्ट करना चाहिए, तो हम बता देते सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। इसके बाद IRR में ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि सर देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन में ICA मॉड्यूल के क्वेश्चन में क्या है कि सर रेट आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन एग्जाम में वो दे रखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको रेट गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे 12 और 13% है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन गिवन है, साथ में आपको 12% एंड 13% आपको इस तरीके से गिवन होगा। या फिर दूसरा और भी तरीका है, या फिर आपको 4-5 रेट दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से भी दे सकता है। कहता है 10% है, 4-5 रेट देगा, 10%, 11%, 12% और 13%। तो इसमें क्या होता है कि सर अगर 4-5 रेट गिवन है तो आप एक काम करिएगा, फर्स्ट और लास्ट ये 2 रेट से कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया, इसलिए इससे कैलकुलेट मत करना, मैंने देख के कुछ यहाँ पे आपको एज्यूम नहीं करवाया बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में जब दिया जाए तो वो लोग तो सही से देख के देते, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला और लास्ट का देख लेते, वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सर वो अपना
मेन चीज़ क्या था आईआरआर में, कहता है एक एनपीवी पॉजिटिव एक एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं आपने 10 और 11 एज्यूम किया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको दूसरे से भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तो मैं तो एडवाइस करता हूँ 4-5 जब रेट गिवन होता है तो पहला और लास्ट का कर लीजिए, आंसर वैसे भी मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने कहा था सर परसेंटेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आईआरआर में डिफरेंस चलता है क्योंकि वो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में अगर 2 ही रेट गिवन है तो फिर ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बस वो पॉइंट में थोड़ा आपने 4 डिजिट लिया 3 डिजिट लिया तो फ़र्क आएगा। ठीक है, तो कहता है कि सर वही तरीके से कैलकुलेशन करना है। कहता है देखिए ए लिमिटेड है, एक बार के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ये आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ए लिमिटेड है, आउटले आपके पास में 10 लाख है, खर्चा 10 लाख है, ठीक है, और एनुअल इनकम 6 साल तक 2,50,000 2,50,000 2,50,000 2,50,000 मिलते वाले, तो 6 साल तक 2,50 मिलने वाले। तो अगर इनफ्लो सेम है तो आप 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने जो आपके पास में अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया, अच्छा वो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास में काम भी हो गया। क्या ये अल्टरनेटिव तरीका, या प्रोजेक्ट ए में जैसे हमने कहा, प्रोजेक्ट ए में जैसे मैंने बताया वही बिल्कुल वही तरीके से कर सकते हैं आप। कहते हैं या तो आप इस तरीके से 50 50 50 50 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 50 है तो 2 50 2 50 2 50 और मल्टीप्लाई करके उसका पी फैक्टर कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटा सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसे हम सम ऑफ पी फैक्टर आपके पास में कहते हैं। कहते हैं कि आप एक काम करिए, अगर हर साल इनकम सेम है तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख दीजिए, 250 यहाँ पे लिख दीजिए, और कितने साल है 6 साल है तो 1 to 6 यहाँ पे लिख दीजिए, और 6 साल का पी फैक्टर का टोटल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो एनपीवी ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेलवेज आपके पास में कुछ है नहीं, और आगे कहता है आईआरआर से कैलकुलेशन करिए। अच्छा, रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में अगर गिवन होता, मान लेते 12% और 13% डायरेक्टली गिवन है, वैसे एग्जाम में गिवन होगा, और कैसे कैसे गिवन होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है आपके पास में क्वेश्चन, तो ऐसे भी आपको जो है चेक करने को मिलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, 1-2 मैं पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन लूँगा इम्पोर्टेंट, तो वो भी आपके पास में हो जाएगा। लेकिन रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, या इस तरीके से दे, या फिर इस तरीके से, या फिर एक और तरीका है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं बेसिकली, उस तरीके से ही आपको दिया जाएगा, या तो डायरेक्टली, या फिर 4-5 रेट, या फिर एक और तरीका है। बस 3 तरीका है। एक और तरीका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे भी आईआरआर पूछा है तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है 2,50,000 को पी फैक्टर सम ऑफ पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकाल लेना, 12% और 13% से निकाल लो। तो कहता है 12% के हिसाब से और 13% के हिसाब से सम ऑफ पी फैक्टर निकाल लो। कहता है एक बार के लिए 12% से निकालो तो 1/1.12 इज इक्वल टू 1 पहले साल का मिलेगा, फिर इज इक्वल टू दूसरे साल का, ऐसा 6 साल का, तो 3 4 5 6 जीटी प्रेस कर दिया तो 4.11 आ रहा है, तो ये 12% वाला ये। ठीक है, और ये आपके पास में 13% के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, यहाँ पे इनफ्लो से, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट वैल्यू में, उससे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करने से ये जो आंसर आएगा आपके पास में, बस इसका डिफरेंस ले लेना, एक पॉजिटिव आना चाहिए एक नेगेटिव आना चाहिए। अगर आ रहा है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, सब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऑलवेज एग्जाम में लिखेंगे, इन लोगों ने नहीं लिखा है लेकिन अपने लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट आपको लेना है। ठीक है, 12 और 13 में से लोअर कौन सा है, 12%। इसमें ऐड करना है सर आपके पास में, क्या चीज़ ऐड करेंगे, कहता है एनपीवी ऑफ लोअर रेट। एनपीवी ऑफ लोअर रेट जो कि आपने यहाँ पे लिखा कि 12% का एनपीवी कितना आ रहा है, 27,750। इसके नीचे डिवाइड बाय करना है एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस करना है एनपीवी ऑफ हायर रेट। ठीक है, तो कहते हैं 27,750 माइनस करना है, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो -500, और फिर आपको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, मतलब कि 13% माइनस 12%। और मैंने कहा था कि ऑलवेज हम तो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, पॉइंट में। तो पहला यहाँ पे आप इस तरीके से लिखिए, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड स्टेप में इसे पॉइंट में कर दीजिए, 0.12। और यहाँ पे आपके पास में, अच्छा ये डायरेक्टली इन लोगों ने सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से ही सोल्व करेंगे जैसे मैंने सिखाया था। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँगा तो वहाँ पे एक आध बार IRR तो आपको कैलकुलेशन कराऊंगा। ये तो छोटे मोटे से क्वेश्चन है इसलिए आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वैसे करवा चुका हूँ इसलिए, लेकिन IRR का क्वेश्चन तो मैं खुद से प्रैक्टिस कराऊंगा लिख के। लेकिन यहाँ पे ये छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे नहीं आते, एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते, प्रैक्टिकल में है तो वहाँ पे राइटिंग में प्रैक्टिस कराऊंगा आपके पास में। ठीक है,
चलो, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा है IRR का आपके पास में, ठीक है। बस यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, वैसे रेट गिवन होता है। इन लोगों ने कौन से रेट से कैलकुलेशन किया, कहते हैं सर 10% और 12% के हिसाब से कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा सर कि रेट आपके पास में क्या है सर, रेट जो है वो 10% एंड 12% है। IRR आपको निकाल लेना, या फिर 4-5 रेट गिवन होंगे, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो पहला और लास्ट का सिलेक्ट करके कैलकुलेशन कर लेना, आपका हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लीजिए इसे एक बार, कैलकुलेशन ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए एग्ज़ाम में IRR नॉर्मली पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, ऐसे छोड़ मत देना। सारे के सारे क्वेश्चन ICM मॉडल का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हैंड रिटन। कहीं पे दिक्कत होती है तो 2-2 बार 3-3 बार आपको करना है, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके पास में, हाँ जी, यही क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि ऑलवेज वो रेट क्वेश्चन में गिवन होता है आपके पास में। रेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। 3 तरीके, या तो 2 रेट आपको डायरेक्टली गिवन होंगे, या फिर 4-5 रेट गिवन होंगे, या फिर एक और तरीका है जो प्रैक्टिकल में मैं कराऊंगा। तो 3 ही तरीके होते हैं, 2 रेट क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर 4-5 गिवन हो, या फिर आपके पास में तीसरा है जो प्रैक्टिकल में कराऊंगा। तो बिल्कुल उसी पे बेस आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 बिल्कुल एग्जाम में आने लायक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको पूछा जाएगा IRR। कहते हैं सर कि कंपनी जो है, अच्छा ये एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 18 से पहले मैं कुछ समरी में आपको लिखवा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। NPV के बारे में और नोट्स लिखवा देते ताकि ये चीज़ आपके पास में ख़त्म हो जाए। NPV मैंने लिखवा दिया, PI मैंने लिखवा दिया, अब IRR पे आ जाते। अच्छा, IRR से पहले एक चीज़ जो PI और NPV, वैसे दोनों सेम टेक्निक है, आपको पता हो ना हो मैं बता दूं, दोनों एक तरीके से सेम टेक्निक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो MCQ भी है आपके पास में, इसलिए 1-2 पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट करके, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ NPV एंड आपके पास में PI, ठीक है। कहते हैं कभी कभार MCQ में ऐसा पूछ लिया जाता है, कभी कभार ऐसा, नॉर्मली ये जनरली एक फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूँ, PI और NPV के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। कभी कभार पूछा जाता है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन पूछा गया तो हमें आना चाहिए, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ आपके समरी नोट्स में। कहता है कि सर PI का मतलब रहता है, PI और NPV में क्या रिलेशन है। कहते हैं कि आपके पास में इसका एक फॉर्मूला होता है PI और NPV में रिलेशन बताने के लिए। कहता है PI इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, या फिर डिजायरेबिलिटी इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास में 1 प्लस आपके पास में कहता है NPV डिवाइड बाय आउटफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, पूरा पूरा लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिए आप आपके पास में, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला आपके पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि पूछा गया और नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। MCQ में 1-2 नंबर से ही पूछा जाता है, लेकिन खामा अपने नंबर जाने ही क्यों दे, ठीक है। तो इसे लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके पास में वैसे तो आई थिंक आपके ICM मॉडल में ये चीज़ नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाए तो आपके पास में ये आपके पास में क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ लिया गया तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना रहेगा। फॉर्मूला एज इट इज़ याद रख लीजिए, 1 प्लस NPV डिवाइड बाई PV फैक्टर, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ये इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिखवा दिया आपके पास, आ जाइए। चलिए एक नई मेथड, अच्छा ये फॉर्मूले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल ये पूछा जाता नहीं, आपके ICM मॉड्यूल में है नहीं। अगर पूछा गया तो आपके 1-2 नंबर कट ना जाए, इसलिए लिखवा दिया है। तो इसे सिंपली क्या करेंगे सर, जब जब रिवीजन करेंगे एक एक बार इसे रीड कर लेंगे, बस एग्जाम के अगले दिन भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, काम खत्म। फॉर्मूला एज इट इज़ याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ज़्यादा इसमें लॉजिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में है। आगे पढ़ते हैं सर IRR टेक्निक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक आपके पास में। ठीक है, जो YTM मेथड आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ते हैं वही चीज़ आपके पास में यहाँ पे आ जाती है। तो कहते हैं कि सर IRR टेक्निक, IRR क्या फुल फॉर्म रहता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, रेट ऑफ रिटर्न आपके पास में टेक्निक। ठीक है, IRR टेक्निक, जिसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। कहता है कि सर आपके पास में फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि IRR इज इक्वल टू आपके पास में लोअर रेट। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे आप क्या चीज़, NPV ऑफ लोअर रेट, डिवाइड बाय कर देंगे सर NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट। और कहता है कि सर आपके पास में हायर रेट माइनस लोअर रेट। क्लियर है ये चीज़ आपके पास में। तो L का मतलब क्या है सर? लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट, NPV ऑफ हायर रेट, H का मतलब हायर रेट। क्लियर है? अच्छा, इसमें ध्यान रहे सर आपके पास में स्टेप वही रहेंगे जो मैंने आपको YTM मेथड में समरी नोट्स में लिखवाए। तो यहाँ पे स्टेप लिखवा देता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 कहता है सबसे पहले तो आप 2 रेट एज्यूम करेंगे, जो आपको एज्यूम नहीं करने होते, क्वेश्चन में गिवन होते हैं। या तो 4-5 गिवन होंगे, उसमें से 2 उठा लेना, या फिर डायरेक्टली 2 गिवन हो गए, या फिर एक और मेथड है। अभी तो 2 ही मान के चलिए, 2 ही मेथड आपके पास में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो 2 रेट गिवन होंगे या फिर 4-5। ठीक है, तो आपके पास में 2 रेट एज्यूम करना है। ये लिखवा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन एज्यूम अपने को नहीं करना होता है, क्वेश्चन दे देता है। तो 2 रेट आपके पास में एज्यूम करना होता है। और ये रेट से आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो रेट एज्यूम करा आपने, उस रेट से आपको NPV निकालना है। क्या निकालना है सर? NPV। और NPV में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों रेट से जो भी आपने कैलकुलेशन किया, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा जो NPV आया वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड आपके पास में स्टेप है फॉर्मूला पुट करना। थर्ड स्टेप आपके पास में क्या है सर? फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ये आपके पास में स्टेप्स रहते हैं, जो कि स्टेप 2 सोल्व द आपके पास में IRR मेथड, ये आपके पास में हो जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी होती है IRR की। ठीक है, लीजिए आपके पास में 3 स्टेप आपके पास में ख़त्म हो जाते हैं। IRR मेथड का ये काम हो जाता है। ठीक है, वैसे IRR का मतलब क्या याद है किसी स्टूडेंट को? मैंने क्या कहा था सर? IRR का मतलब क्या किसी को याद है सर? इम्पोर्टेंट पॉइंट। IRR का मतलब हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जो मैंने कहा था। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कोई था नहीं, मैंने इसको प्रूव भी करके दिखाया था। क्वेश्चन जब हमने ये सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया, वहाँ पे एग्जांपल लिए थे, वहाँ पे प्रूव भी करा था। कहते IRR का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। IRR मीन्स कहता है अ रेट। IRR ऐसा रेट है जहाँ पे NPV ज़ीरो हो जाता है। मतलब कि सर IRR आपको वो रेट देता है जो मिनिमम आपको उतना चाहिए ही चाहिए। IRR का मतलब क्या है सर? वो आपको ये रेट, ऐसा रेट निकाल के दे देगा जो आपको मिनिमम चाहिए। मतलब किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप डिसीजन ले रहे हैं IRR से, मान लेते हैं, तो कहता है कि उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है प्रोजेक्ट का, ठीक है, उससे आप IRR निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो कहता है आपका जो खर्चे का रेट है और IRR है, तो IRR उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि IRR मिनिमम आपके पास में उतनी परसेंटेज की इनकम होनी चाहिए, वो रेट निकाल के देता है। क्योंकि वहाँ पे NPV ज़ीरो हो जाता है, उससे नीचे नहीं जाना कहते हैं। तो कहता है IRR मीन्स आपके पास में ऐसा रेट, ठीक है, अ रेट वेर NPV बिकम ज़ीरो, वेर NPV जगह कम है, आप लिख सकते हैं NPV बिकम ज़ीरो, या फिर मैं डायरेक्टली NPV इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, वैसे जगह कम कहाँ है, पेज तो ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाता है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक चीज़ मैंने लिखवाई, एक और पॉइंट लिखवा देते हैं जो मैंने अभी अभी कहा कि सर IRR कब एक्सेप्टेबल होगा। IRR से मतलब डिसीजन कैसे लिए जाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, IRR से डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो सिंपल सा है, कहता है कि जो IRR से जो रेट निकला, IRR परसेंटेज में आता है, ये तो आपको पता ही है। कहता है IRR से जो रेट निकला या तो वो ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, जो आपके खर्चे का रेट है, मतलब कि जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि कई बार ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है PV के नाम से आ जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट भी कई बार ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट है। तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब एक बार के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके पास में कोई दिक्कत ना आए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐसा कहते हैं, यहाँ पे आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐसी चीज़ है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसकी परसेंटेज की वैल्यू। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और कंपनी के सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, शेयर डिबेंचर, तो बोले एक तरीके से वो आपके लिए खर्चा है, तो वहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव वे में इसका मीनिंग निकल के आता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके से खर्चा है। ठीक है, वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ और मैं कहूँ कि सर रिटर्न का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है, तो वो एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड हो गया कि इनकम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि वो PV फैक्टर का रेट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि आपके खर्चे का जो परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस है, उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा निकलता है आपके पास में। ठीक है, उसका ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं बिजनेस में, इंटरेस्ट का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल 8%। अब बिज़नेस के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे तो वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता था। इन्वेस्ट करने पे मैंने जो है IRR से कैलकुलेशन किया और पता चला कि वो प्रोजेक्ट में से आपको IRR कितना निकल के आ रहा है, 10%। क्या एक्सेप्ट करेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि आपका खर्चा 8% है टोटल मिला के और आप इनकम कितनी कमाएंगे? 10%। ओबियसली 2% ज़्यादा कमा रहे हैं आपके पास में। 8% खर्चा रिकवर कर लेंगे, 10% कमा रहे हैं तो 8% से खर्चा रिकवर करेंगे, बाकी आपकी इनकम। तो कहता है IRR एग्जैक्ट वो परसेंटेज है जितना मिनिमम कमाना ज़रूरी है। कहता है कि 8% खर्चा हो रहा है एक बार के लिए, इंटरेस्ट का ही खर्चा हो रहा है मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो कहता है 8% तो कमाना ज़रूरी है। 8% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका खर्चा तो रिकवर हो जाता है। कहता है 8% से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन 8% से कम नहीं होना चाहिए। 8% से कम होगा तो इसका मतलब क्या आएगा? कहता है आपका खर्चा 8% हो रहा है, कई प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर रखा, वहाँ से इनकम मान लेते 6% हो रही, तो खर्चा सर जी ज़्यादा हो रहा है, उसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, बैंक करप्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये दिक्कतदायक होता है। तो IRR आपके पास में इनकम का परसेंटेज है और ऐसा इनकम का परसेंटेज जो मिनिमम रेट निकाल के देता है, जहाँ पे NPV आपके पास में 0 है, तो मिनिमम उतना कमाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत आपके पास में नहीं है। तो IRR आपके पास में ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो आपके पास में ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाती है IRR पे कैलकुलेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे अब हम यहाँ पे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, जो मैंने कहा इन इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, अच्छा यहाँ पे मैं IRR की कैलकुलेशन भी लिख के करवा दूंगा। तो वो जो चीज़ आपके पास में कि सर फॉर्मूला एक बार के लिए सॉल्व करना सिखा दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, परसेंटेज में इग्नोर करना। तो ये कैलकुलेशन वापस से एक बार याद करवा देता हूँ आपके पास में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जहाँ पे IRR से हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है IRR कैलकुलेशन पूछिए आपको, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो पुट करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए एक बार के लिए कैलकुलेशन खुद से करते थे लिख के, तो ये चीज़ भी आपके पास में एकदम से IRR क्लियर हो जाएगा। कहते हैं आपके पास में कि सर कोई कंपनी है और प्रपोजेस करती है कि इंस्टॉल करेंगे वो मशीनरी की वैसे कॉस्ट आपके पास में 3,60,000 है और लाइफ आपको दे रखी है, लाइफ ऑफ द मशीन जो है वो 5 साल की है। ठीक है, और कहते हैं सेल्वेज वैल्यू जो एट द एंड है वो नील है, उसमें कोई यहाँ पे है नहीं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास में। ठीक है, मशीन विल बी प्रोड्यूस आपके पास में जो नेट ऑपरेटिंग इनकम आपके पास में, जिसे हम EBIT कहते हैं, आपको पता ही है सर, EBIT EPS एनालिसिस में पढ़ के आते हैं। तो कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम आपके पास में आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये ध्यान रखना, EBIT तो गिवन है लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं EBT आपके पास में, अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे ध्यान रहे सर EBIT नहीं है, EBDT कहा जाता है, इंटरेस्ट की जगह डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है आपके पास में और 68,000 आपके पास में गिवन है,
और कहता है 45% यहाँ पे कंपनी का टैक्स है। अच्छा, यहाँ पे 2 टैक्स नहीं है, तो क्या यही टैक्स को ये टैक्स रेट माने के आप कैलकुलेशन करेंगे? आंसर इज यस। अगर 2 गिवन होते कि भाई कंपनी के हिसाब से इतना बन रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना कह रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेट जो है वो आप लेंगे, लेकिन एक ही रेट गिवन है तो वही सही है ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए फैक्टर्स के लिए 5 साल के पीवी फैक्टर आपको गिवन है। ठीक है, 5 साल का क्यूमुलेटिव भी कह सकते हैं, सम ऑफ पीवी फैक्टर भी कह सकते हैं, वर्ड याद रखना। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है सम ऑफ। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फैक्टर आपके पास में गिवन है। और देखिए आप ज़रा ध्यान से, कहता है 4-5 रेट गिवन है 14% के हिसाब से। डिस्काउंटिंग रेट 14%, 15%, 16%, 17% और 18%। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपली मैंने कहा सर फर्स्ट और लास्ट एज्यूम करके कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। और थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन करना चाहते हो जो प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना अच्छा से करिए, तो फिर एक एक रेट एज्यूम करके आप जो है देख लीजिए कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास में नज़दीक आ रहा है। IRR तो एक तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड है, लेकिन एग्ज़ाम में मैं प्रीफर करूँगा कि आप फर्स्ट और लास्ट आपके पास में रेट एज्यूम करके कैलकुलेशन कर लिए और ख़त्म करिए आपके पास में। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर। अब सर यहाँ पे मैं बताऊँ कि IRR जो है वो एग्जैक्ट आपके पास में जो है, जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास में जो मैंने पढ़ाया था फॉर्मेट कैश फ्लो के लिए, वो एग्जैक्ट उसे फॉलो करता है और मानता है कि सर कैश फ्लो जो है ऑलवेज आफ्टर टैक्स होना चाहिए और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना चाहिए, ये IRR ज़रूर मानता है। ठीक है, तो IRR मानता है, IRR उस चीज़ को मानता है। तो यहाँ पे मैं कहूँ सर प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट कौन सा लेंगे सर? ऑलवेज आपके पास में जो उस फॉर्मेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने के बाद जो कैश फ्लो आ रहा था वही कैश फ्लो लिया जाएगा। तो एक दो चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ती है तो ये याद रखेंगे आपके पास में। ठीक है, IRR कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं देता, ARR दिक्कत देता है। ARR कहता है डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड बैक करने में हम नहीं मानते आपके पास में। ठीक है, हमारे पास में तो जो आफ्टर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट आ जाता है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वही अमाउंट को कैलकुलेशन में ले लेते हैं आपके पास। IRR फुल तरीके से पूरी तरीके से वो फॉर्मेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर चलिए सबसे पहले IRR से पूछा है तो एक तरीके से लॉजिकली सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आए कि कोई भी वर्किंग नोट हम बना रहे तो क्यों बना रहे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके पास में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले IRR पूछा है तो हमारे दिमाग में सोचना है, क्या एग्ज़ाम में स्टेप लिखे आना है स्टेप 1 इतना है, यह कभी भी मत लिख के आना। हमें सोचना है सर 2 रेट एज्यूम करेंगे, तो सबसे पहले कहता है कि वी एज्यूम द रेट आपके पास में 14% और 18% हम एज्यूम कर लेंगे, आप चाहे तो कोई भी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास में। ठीक है, 14% एंड आपके पास में 18%। क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या था सर? उसके हिसाब से NPV निकालिए। ठीक है, NPV निकाल लेते, क्या ही दिक्कत है? बताइए सर NPV क्या निकलता है? सेकंड स्टेप आपके पास में होता है, लेकिन स्टेप 1 2 ऐसा मत लिखाना। ठीक है, कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ NPV, कैलकुलेशन ऑफ NPV। क्या NPV शॉर्ट में लिखेंगे? आंसर इज नो, ऑलवेज फुल फॉर्म। मैं शॉर्ट में लिखूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप ऑलवेज फुल फॉर्म लिखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे सर किसी भी एक रेट से NPV नेगेटिव, एक रेट से पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मुझे फिर रेट को चेंज करना पड़ता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रेट और सेकंड अब फर्स्ट और लास्ट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ ही जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो कहते हैं आपके पास कि नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं? कहता है नंबर ऑफ़ ईयर 5 साल है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर साल आपके पास में सेम इनकम हो रही है, तो फिर क्यों ही इतना बड़ा कैलकुलेशन करूँ? जैसे ही मैंने आपको वो प्रोजेक्ट वाले ए में करवाया था अल्टरनेटिव क्यूमुलेटिव के हिसाब से, वही कर लेता हूँ, क्योंकि क्यूमुलेटिव आपको ऑलरेडी गिवन है, तो फिर वही यूज़ करके कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, खामखा दिमाग क्यों लगाना। कहते हैं ईयर आपके पास में
ईयर 0 जहाँ पे खर्चा लिखा जाता है, सर खर्चा कितना है 3,60,000, और मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दूंगा सर 1 to 6 आपके 5 ईयर, तो 1 to 5, ठीक है 1 to 5 आपके पास में, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। 1 to 5 ईयर की इनकम लिख दूंगा और पी फैक्टर का क्यूमुलेटिव लिख दूंगा, जो कि क्यूमुलेटिव ऑलरेडी गिवन है तो वही यूज़ करना पड़ेगा कंपलसरी आपके पास में, फिर आगे पीछे नहीं कर सकते। तो कहता है ईयर लिखने के बाद कौन सी कॉलम बनाते थे कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो आपके पास में ईयर 0 पे खर्चा कितना होना है 3,60,000, ठीक है खर्चा होना है इसलिए माइनस है आपके पास में। अच्छा, इनकम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनकम हालांकि आईआरआर जो है वो एज इट इज़ आपके फॉर्मेट को फॉलो करता है। आईआरआर कहता है कि सर ये हमारी ओपनिंग आपके पास में जो इनकम है वो ये नहीं है, कहता है ये इनकम कौन सी है सर आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसमें से टैक्स माइनस होता है, इसमें से आपके पास में डेप्रिसिएशन एड बैक होता है, और लास्ट में जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल के आता है आईआरआर इसे इनकम मानता है। आईआरआर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी इनकम के लिए, तो वर्किंग नोट नंबर 1 आपके पास में हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 आपके पास, और इनकम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 68,000 हमारी इनकम नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो कहता है कि सर नेट प्रॉफिट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो रियल इनकम नहीं है, आईआरआर इसे इनकम नहीं मानता आफ्टर, कहता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो कि आपके पास में है ये आपके पास में पर्टिकुलर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे ये पर्टिकुलर, एक फॉर्मेट अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और यहाँ पे आपके पास में रुपीज़ में अमाउंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होता है, उस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो कहता है इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन जो आपको गिवन है कितना है 68,000, हालांकि 68,000 गिवन है पर एनम के हिसाब से, लेकिन ये इनकम माना नहीं जाएगा, आईआरआर इसे इनकम नहीं मानता। कहता है इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कहते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब कि माइनस कर दिया, उसके बाद क्या करना होता है सर टैक्स बेनिफिट लेना होता है। डेप्रिसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है, अब माइनस करते ही नहीं है बेसिकली, लेकिन वो मैंडेटरी था टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, इसलिए माइनस किया है। तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो अब किसकी बारी है सर टैक्स की, टैक्स माइनस कर दीजिए। टैक्स का रेट ऑलरेडी गिवन है @45%, ठीक है। कैलकुलेशन करिए और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करिए, उसके बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, टैक्स माइनस किया तो उसके बाद क्या आंसर आता है सर, इसके बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, इसके बाद जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं आपके पास में वो चीज़ क्या है सर, वो कहता है आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन क्या ये भी इनकम माना जाएगा, आंसर इज नो, इनकम तो तब माना जाएगा जब इसमें आप वापस से अपना डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आता है कहते हैं वही आपके पास में क्या है, वही आपके पास में कैश फ्लो है, और वही इनकम माना जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो कहता है जल्दी से कैलकुलेशन करिए और हमें बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप जल्दी से इसका कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बताएंगे। 68,000 है, 45% टैक्स रेट लगेगा, बताइए 68,000 इंटू 45%, 30,600, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। पर एनम के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट लगेगा, और माइनस कर दिया 68,000 में से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37,400 पर एनम आप कमाएंगे हर साल। और इसमें से फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कटा था कितना ऐसा कुछ कहा है, आंसर इज नो, तो कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन करने के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे और कैलकुलेशन जानते हैं कि एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन लगा कितना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 आपके पास में, वर्किंग नोट नंबर 2 कहता है कि सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ
डेप्रिसिएशन, ठीक है। कहता है इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना होता है। कहता है कि सर जो भी असेट की डेप्रिसिएशन वगैरह निकालना चाहते हो, इसकी कॉस्ट कितनी है वो लिखिए, कितनी है 3,60,000। इसमें से सेलवेज माइनस कर दीजिए, वैसे सेलवेज है ही नहीं, इसने कहा 0 है, तो डिवाइड बाय आपको नंबर ऑफ ईयर करना है, 5 साल है तो 5 ईयर, और आपके पास में हर साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 3,60,000 डिवाइड बाई 5 आपके पास में ख़त्म 72,000, ठीक है, पर एनम आपके पास में। क्लियर है। तो कहता है 72,000 एड बैक कर देंगे। 72,000 पहले तो कट ही चुका है, अब ऐड बैक करना है पर एनम के हिसाब से, तो बस वही चीज़ आपके पास में 37,400, और ये आपके पास में आंसर आ जाएगा क्या चीज़, ये आपके पास में 1,09,400 पर एनम। क्लियर है, ये चीज़ आपके पास में, बस ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। सर इनकम, रियल इनकम निकाल ली, वर्किंग नोट नंबर 1 में देख लो, हमने निकाल लिया, कितना है सर 1,09,400। बस क्या करना है सर, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है, पीवी फैक्टर, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ले रहा हूँ। ईयर 0 यहाँ पे, तो ईयर 0 के लिए ऑलवेज पीवी फैक्टर 1 होता है, इसमें क्यूमुलेटिव की कोई क्या ही बात आती है। यहाँ से 1 से 5 मतलब कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव लिया जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव बता दीजिए 1 से 5 साल का, ऑलरेडी आपको क्यूमुलेटिव गिवन है, 5 साल का ऑलरेडी क्यूमुलेटिव गिवन है, टोटल करके आप खुद से भी निकाल सकते, चेक कर सकते, लेकिन जो गिवन है वही लेंगे। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट गिवन है तो 2 ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, एज इट इज़ लेना पड़ेगा जो गिवन है। हाँ, क्रॉस चेक करना चाहे कर सकते हैं कि चलो सर मुझे 14% के हिसाब से, सबसे पहले मैं जो एज्यूम करा है, तो 14% के हिसाब से जो ये करा है, ये जो गिवन है 5 साल का, ये सही है या फिर नहीं, तो कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.14 करेंगे, इक्वल टू 5 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, और GT प्रेस करेंगे, आपके सामने आ जाएगा 3.433080 ऐसे, लेकिन लेना तो यही पड़ेगा 3.43 ओनली, ठीक है। तो 3.43 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर, ये थोड़ा सा साइड में लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे आपके पास में, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि सर आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंटेड आपके पास में कह सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहिए आपके पास में, आपके ऊपर है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो आपके पास में निकल के आ जाएगा 14% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3,60,000 माइनस में ही आना है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,09,400 इंटू 3.43, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3,75,242, और ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ठीक है। तो माइनस 3,60,000, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है बेसिकली आपके पास में 15,242, ठीक है। बस अब एक और रेट कौन सा एज्यूम कर रहा है 18% के हिसाब से, तो बस वही चीज़ क्यूमुलेटिव आपके पास में पीवी फैक्टर आपके पास में, ठीक है, और वो 18% के हिसाब से लिख लीजिए जल्दी से। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, कैश फ्लो तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ पे दूसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर लिख लीजिए, ईयर 0 के लिए 1 ऑलवेज, और 1 से 5 18% के हिसाब से कहता है 3.13 है, 3.13, ठीक है जी। चलिए, तो 2 बार के कैश फ्लो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से मल्टीप्लाई करिए 3,60,000 इंटू 1, मतलब कि आपके पास में जो पीवी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पीवी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक बार जो यहाँ पे वर्ड लिखा वही लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो ही लिखेंगे, ये बदल नहीं करेंगे, एक ही बार कोई सेम वर्ड लिखिए, पीवी लिखिए या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखिए, ठीक है। डिस्काउंटेड आपके पास में कैश फ्लो, तो कहते हैं यहाँ पे तो 3,60,000 माइनस में ही आ रहा है,
ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, यहाँ पे कितना 1,09,400 इंटू 3.13 इज इक्वल टू आपके पास में ये आंसर आ रहा है 3,42,422। और अगर ये माइनस कर दूँ मैं तो एनपीवी नेगेटिव आ रहा है आपके पास में, और नेगेटिव कितना कहता है कि आपके पास में नेगेटिव 17,578। बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमारी ख़त्म। अब क्या करेंगे सर, आईआरआर का रेट एज्यूम कर, आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर देंगे स्टेप नंबर 3 में। कहता है आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस कर देंगे यहाँ पे एनपीवी ऑफ लोअर रेट, कहता है एनपीवी ऑफ लोअर डिवाइड बाय करेंगे लोअर माइनस एनपीवी ऑफ हायर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हायर माइनस लोअर। ठीक है सर, लोअर रेट मतलब कि क्या है सर, 14 और 18, लोअर 14 है। ठीक है, एक बार के लिए पहले स्टेप में 14% में लिखिए, सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट कर देना। कभी भी परसेंटेज में क्वेश्चन सोल्व मत करिए, मैथ्स अगर कमज़ोर है आपका तो। इसके बाद लोअर रेट का एनपीवी कितना है सर, 15,242, 15,242। उसके बाद कहता है यहाँ पे एनपीवी ऑफ लोअर मतलब कि 242 माइनस करना है यहाँ पे एनपीवी ऑफ हायर, कहता है कितना है 17,578, लेकिन माइनस में है तो माइनस में करा। हायर रेट कितना है सर 18%, लोअर रेट हमने कितना लिया है 14%। बस काम ख़त्म। बस इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना, अपने परसेंटेज में सॉल्व नहीं करेंगे। 0.14 ये रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज़ भी सॉल्व कर लीजिए। कहता है ये तो आपके ऊपर ऐसा ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कहता है इसमें आप 15,242 के पास में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 32,820। और यहाँ पे कहते हैं 0.18 माइनस 0.14 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, तो कहता है 0.14 इज इक्वल टू, अब लेक्चर में क्या पढ़ाया था सर, प्लस के बाद का सबसे पहले सोल्व करो, उसके बाद ऐड करना। तो देखिए 15,242 डिवाइड बाई 32,820, आपके पास में कितना आंसर आ रहा है 0.4644, और मल्टीप्लाई कर देंगे ये चीज़ आपके पास में, ये चीज़ कितनी आ रही है सर 0.18 माइनस 0.14, तो कहता है 0.04। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जो आंसर है वो ऐड करेंगे 0.14 में। तो 0.14 में वो चीज़ ऐड कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं। कितना आंसर आ रहा है, तो कहता है 0.14 ऐड कर दिया, तो आपके पास में कुछ आंसर समथिंग 15 पॉइंट आपके पास में आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 15 पॉइंट आपके पास में 8576%। और जैसे कि मैंने कहा है सर, पॉइंट में भी लिख के आएंगे, और आईआरआर है तो पॉइंट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही रहता है। अब देख लेते हैं आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से कौन से रेट से उन लोगों ने एज्यूम करके कैलकुलेशन किया। पॉइंट्स में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार के लिए देख लेते हैं अपना यहाँ पे 15 पॉइंट जो भी आंसर आया, और इनका कितना आ रहा है, इन लोगों ने कौन से रेट से कैलकुलेशन किया एक बार के लिए देख लेते हैं। 15 और 16% से हिसाब से कैलकुलेशन किया, और 15.74 आ रहा है, अपना 15.85 आ रहा है। क्या दोनों ही अलाउेबल है, आंसर ये सर दोनों ही अलाउेबल है। ठीक है, क्योंकि रेट 4-5 गिवन होते हैं तब आप 2 रेट एज्यूम करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, बस दूसरी कंडीशन में ध्यान रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी आना ज़रूरी है। अगर वो आ चुका है उसके बाद कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। ठीक है, लीजिए, तो ये हमारे पास में जो इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में जो 8 था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। ठीक है जी, चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद आपके पास में कौन सा है वो आपके पास में देख लेते हैं। इसके बाद एग्जांपल दिया है, एग्जांपल खुद से ट्राई कर सकते हैं आपके पास में। और इसके बाद आपके पास में नई मेथड स्टार्ट होने जा रही है MIRR, जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।
और बिल्कुल आपके पास में मेथड ख़त्म होने को है, अब ज़्यादा कोई मेथड बची नहीं है, छोटी मोटी अब एक आध दो मेथड ही बची है बेसिकली, ठीक है। और कंप्लीट होते ही आपके पास में जो मेन आपके पास में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 8 से 10 नंबर 12 नंबर तक के, वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक दो मेथड बस अब और बची है, नेक्स्ट लेक्चर से ही आपके प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी वो बड़े वाले क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। और 2-3 लेक्चर लगेंगे और काम ख़त्म आपके पास में। प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं वो आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए।